अभी फिलहाल हम लोग आज का टारगेट शुरू करते हैं। डाउट्स के हम डेफिनेटली डाउट्स को हम डील करेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट दिस डी ब्लॉक और लैंथेनॉइड्स भी स्पेशली। सो एकदम सीधे टॉपिक की बातें करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे और कुछ एक चीजों पे बच्चों को बहुत ज्यादा डी ब्लॉक की प्रॉब्लम रहती है, उसको भी हम डील करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं डी ब्लॉक। तो सबसे पहली बात बच्चों जो डी ब्लॉक के लिए रहेगी वो ये कि डी ब्लॉक एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के बीच में रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं डी ब्लॉक के बारे में कहूं तो हमारे पास कुछ सीरीज है डी ब्लॉक की, जिनको मैं कहता हूं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज अभी इनकम्प्लीट है, तो इसको करने के भी आप लोगों को जरूरत नहीं है। आप लोगों को जरूरी है एलिमेंट्स के नाम पता करना, ठीक है। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि 3D सीरीज के तो याद कर लीजिए आप लोग, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अच्छा, इनके एटॉमिक नंबर याद करना हमारे लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर अगर याद रहेगा हमारे लिए। हाँ जी बताइए। हाँ हाँ श्योर, मैं कर रहा हूँ। तो क्या है इसमें, दूसरा वाला 4D सीरीज क्या था, यारी जरा निभाना मौत तक, रू रोकनी पड़े अगर कूद जाना। मैं बार बार इसे बोलता हूँ ताकि आप लोग भी इसको दोहराएं, आप लोगों को भी याद हो जाए। और उसके बाद ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता रे, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। तो इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक और चीज जो आपको ध्यान करनी है वो ये कि इनके और इनके बीच में गैप होता है 18 का, क्योंकि इनमें एस आता है, पी आता है और डी आता है। और इनके बीच में गैप होता है 32 का, क्योंकि इसमें एस, पी, डी और एफ भी आता है। इसके बीच में एफ ब्लॉक भी आता है, 14 एलिमेंट्स वो भी आते हैं, इसलिए यहाँ गैप हो जाता है 32 का। तो आप सिर्फ ऊपर वाले के एटॉमिक नंबर लर्न करिएगा, नीचे वाले अपने आप लर्न हो जाएंगे। इसमें 18 ऐड कर दीजिए और उसमें 32 ऐड कर दीजिए। अगर किसी को अगर 3D सीरीज और 5D सीरीज में जंप लेना है तो 3D सीरीज और 5D सीरीज में 50 का गैप होगा, 38 और 20 ऐड कर दीजिए। इसमें 50-50 का गैप होगा, 50-50 का गैप होगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये सीरीज लर्न हो जाएंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स पता होना, क्योंकि ये जो सीरीज के एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है। इनमें कुछ एक बहुत खास है, जैसे ये वाले बहुत खास जो मैं मार्क कर रहा हूँ, जैसे स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथेनम आपको पढ़ना है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन ये आपको पढ़ना है। थर्ड ग्रुप से है, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, ये सिक्स्थ ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, थर्ड ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, इवन सेवंथ ग्रुप इज इंपॉर्टेंट। ये आपको पता होना, मैग्नीज के नीचे टीसी, टेक्टीशियम, फिर यूरेनियम, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक कॉपर, सिल्वर और गोल्ड वाला है, 8, 9, 10th ग्रुप, 11th ग्रुप और फिर 12th ग्रुप। ये जिनको मैंने मार्क करेंगे ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को भी आप लोगों को जरूर होना चाहिए पता। इसके बाद मुद्दे की बात पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यूं होती है कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS02 और N-1D1,2,10। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि इसमें डी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और एस में इलेक्ट्रॉन पहले ही भरे जा चुके हैं। मतलब ये रहा न्यूक्लियस। जैसे मान लीजिए मैं अगर 3D की बात कर रहा हूं तो पहले 4s भरे जा चुके हैं, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं और फिर इलेक्ट्रॉन 3D में लगातार भर रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें नई बात क्या आ रही है, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वैलेंस शेल में, वैलेंस मतलब बाहर वाले शेल में, इनमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में एंटर करता है। मतलब जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ता है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। बट यहां पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट होता है। वो ट्विस्ट कैसे होता है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में नहीं एंटर करता, यहाँ एंटर करता है जिसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल।
इसे हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। बाहर वाला शेल हमेशा वैलेंस शेल रहता है, और याद करिए इसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में एंटर नहीं करता, इसमें इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में एंटर करता है, अंदर वाले शेल में एंटर करता है, अंदर वाले शेल में एंटर करता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान करना है, ठीक है। इसीलिए इसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी अलग है। तो डी में आप देख रहे हैं, डी में 1 to 10 है, मतलब n-1 d1 होगा, फिर d2 d3, ये तो नॉर्मल चलता रहेगा। बट व्हाट मेक्स मोर कॉम्प्लिकेटेड कि यहां पर ns में 0 से लेकर 2 हो सकता है। इसका मतलब ns में 0 अगर आप बात करें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसमें ns में 0 होगा, एक ही एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसमें ns में 0 होगा। तो ns में यस, वो आप लोग लर्न कर लीजिए, वो है पैलेडियम, वो है पैलेडियम। पैलेडियम की कॉन्फ़िगरेशन लर्न कर लेंगे भाई साहब। क्रिप्टॉन होता है उसके पहले, तो क्रिप्टॉन है उसके पहले, और उसके बाद 4d8 5s2 होना चाहिए था, बट ये नहीं है 4d10 5s0, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन वहां चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन क्यों जाते हैं इस पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है एक वर्ड एक्सचेंज एनर्जी से, उसको भी मैं आज चाहूंगा डील करूंगा एक बार, ठीक है ना। तो एक रहता है NS1, ये NS1 किस किस में होगा, मैंने आप लोगों को इसके लिए एक न्यूमोनिक बनाया है, बताया था मैंने। न्यूमोनिक क्या था, NCC में तेरी, NCC में तेरी रिपोर्ट आएगी, ये मैंने आपको बताया था। NCC में तेरी रिपोर्ट आएगी, इस तरह से मैंने एक न्यूमोनिक बताया था आप लोगों को। ये सारे हैं NS1 वाले। नायोबियम, C मतलब क्रोमियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, यस, टेक्टिशियम, रुथनियम, रोहोडियम, र्यूटनियम, प्लैटिनम, सिल्वर, AU, गोल्ड, ये वाले एलिमेंट्स हैं। NCC में तेरी रिपोर्ट आएगी, ध्यान रखना। और उसके बाद बाकी सब एलिमेंट्स में, ऑल अदर, बाकी सब एलिमेंट में रहता है NS2 का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। NS1 और NS2 का कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह से बातचीत आगे रहती है। अच्छा, यहां पर एक चीज है जो मैं आगे बताऊंगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक प्रॉब्लम आती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जब आप एनसीईआरटी से रीड करते हैं तो वहां पर एक वर्ड आता है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और वो वर्ड है एक्सचेंज एनर्जी। मैंने, बच्चों ने भी मुझे काफी टाइम कहा है कि एक्सचेंज एनर्जी के ऊपर प्रॉब्लम होती है उनको, आगे आएगी। तो हम उसको अभी यहीं पर कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि हम कर रहे हैं, तो यहां पर ही मैं एक शब्द समझा देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। यहां से S से 2 इलेक्ट्रॉन गए D में और उसको 10 बना दिया, ऐसा क्यों होता है। जैसे सपोज करो, सबसे इजी एग्जांपल दुनिया का क्या है, क्रोमियम। ऐसा क्यों होता है क्रोमियम का कि 3d5 4s1 होता है, क्यों, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे समझनी है वो ये कि यहाँ पर NS में और N-1D में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, बहुत कम। पहली बात ये समझनी है कि इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। एनर्जी गैप इतना ही कम होता है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां से आ जा सकता है, बहुत कम एनर्जी गैप होता है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में 3D4S के बीच में, चाहे 4D5S के बीच में कहे, इनके बीच की एनर्जी गैप बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां आ जा सकता है, कोई बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है नहीं। पहली बात ये इसलिए बता दी क्योंकि इलेक्ट्रॉन आता जाता है, इनमें होता है ऐसा। अब वो क्यों होता है, जैसे एक छोटा सा मैं आप लोगों को बता दूं, एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं। पहले मैं लिख देता हूं इधर, वेरी लेस एनर्जी गैप। इनमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकता है। अब ये एक्सचेंज एनर्जी में थोड़ी सी हम बता दें आप लोगों को, ये एक्सचेंज एनर्जी का टॉपिक क्या है। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब है व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन, याद रखिएगा, when electron of same spin exchanges between the
orbitals of same subshell, the energy released is exchange energy. ठीक है, अभी बताता हूं मतलब, ग्रेटर द एक्सचेंज एनर्जी रिलीज्ड, जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज निकलेगी, किसी की एनर्जी अगर निकलेगी तो इसका मतलब उसकी एनर्जी बच्चों कम हो गई, उसकी एनर्जी कम हो गई, और अगर किसी की एनर्जी कम हो गई तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो ग्रेटर द एक्सचेंज एनर्जी रिलीज्ड, ग्रेटर विल बी इट्स स्टेबिलिटी, उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ग्रेटर विल बी इट्स स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। अब जैसे मैं क्रोमियम का ही समझाता हूं, क्रोमियम का असली होना चाहिए था क्या, 1 2 3 4, क्रोमियम का असली होना चाहिए था 3d4। ठीक है, असली में मैं बताता हूं पहले क्या होना चाहिए था, 1 2 3 4, ये होना चाहिए था। ये है 3d4 और ये है 4s1, ये होना चाहिए था। ठीक है, 4s2, सॉरी, ये होना चाहिए था क्रोमियम का। अब हम इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस देखेंगे। अब क्या होता है ना, जनरली एक बहुत बड़ा गलत कॉन्सेप्ट हम लोगों के दिमाग में बसा होता है, हम सोचते हैं ये इलेक्ट्रॉन जब यहां जाता है उसको एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। गलत जवाब भाई, टोटली गलत, सिरे से खारिज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, उसको हाफ फील्ड बन गया, एक्सचेंज ज्यादा हो गया। अरे भाई टोटल गलत। आपने ऊपर देखा नहीं, एक्सचेंज एनर्जी के या एक्सचेंज होने के लिए दो मैंने स्पेशल क्लॉज बताए हैं। वो क्लॉज क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन होना चाहिए, एक तो मतलब क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के साथ एक्सचेंज होगा, और सेम सबशेल होना चाहिए भाई, मतलब एक ही सबशेल होना चाहिए। जैसे डी है तो डी में ही होगी बातचीत। आप जानते हैं ना 11th क्लास से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डी की जो है वो डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स है। डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स मतलब सभी सभी ऑर्बिटल की एक जैसी एनर्जी, इन सभी की एनर्जी एक जैसी, इन सभी की एनर्जी एक जैसी, इसे कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो एक जैसी एनर्जी वाले सबशेल ऑर्बिटल्स में ही ये बात बनेगी, सेम सबशेल विद इन सबशेल, मतलब 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, वो एक्सचेंज नहीं गिना जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज कब होगा, जब 3d का एक ही सेम इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बदल जाए। बदल जाए मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, ये अपनी जगह बदल दे। मतलब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ऐसे था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, ये अपनी जगह बदल दे। अगर अपनी ये जगह बदल पाते हैं, अपनी जगह बदल पाते हैं मतलब एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन में आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं, वो सबशेल अच्छा माना जाता है, वो एटम अच्छा माना जाता है जिसमें ऐसे एक्सचेंजेस हो सके। तो देखते हैं ये कितने एक्सचेंज दिखा पाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन का देखते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले के साथ जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन आपस में जगह चेंज कर, यस हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज हो सकता है। तो इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं, 1 2 3, 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल है, 3 एक्सचेंज कर सकता है। और हर एक्सचेंज में याद रखना, अगर एक्सचेंज करता है तो ध्यान रखना, मैं दोबारा बता दूं, इसका मतलब ये सब एक जैसे हैं, इक्वालिटी। एक्सचेंज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर का है, ये इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, तो इससे क्या होगा, सेम जैसी बातों से सिमेट्रिसिटी बढ़ेगी, सिमेट्री बढ़ेगी, सिमेट्री से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये अच्छा माना जाता है। चलिए अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सचेंज देखते हैं, कितने पॉसिबल एक्सचेंज है दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। 1 2 3 4, ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सचेंज देखते हैं, कितने पॉसिबल एक्सचेंजेस है दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। एक यहां एक्सचेंज कर देगा, एक इसके साथ एक्सचेंज कर देगा, सिर्फ 2 ही एक्सचेंज पॉसिबल। तुम कहोगे सर ये वाला एक्सचेंज नहीं हो सकता क्या, इसका पहले वाले के साथ नहीं हो सकता, तो वो तो मैंने ऊपर ही गिन लिया, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं हो रही। अब मैं सिर्फ दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की बात कर रहा हूं कि दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन कितने जगहों के साथ अपनी जगह बदल सकता है, मतलब दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन कितने जनों के साथ सिमेट्रिसिटी शो कर सकता है, स्टेबिलिटी शो कर सकता है। यार ये कौन है,
अरे ये कौन है? अभिषेक पाल, बंद करो यार, तुम तो पढ़ाई नहीं कर रहे। चलो इधर देखो, दो एक्सचेंजेस पॉसिबल है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन को, देखते हैं तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कितने एक्सचेंज पॉसिबल है। तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पॉसिबल है, एक। तो टोटल एक्सचेंजेस हो गए कितने? 6 एक्सचेंज पॉसिबल है, 6 एक्सचेंज पॉसिबल है। हाँ जी बेटा बताएं। ये एक्सचेंज हो तो रही है ना, एक्सचेंज कम कैसे होते जा रहे हैं? नहीं नहीं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखना है बेटा आपको। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, चेक करो, ये फर्स्ट। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितने जनों के साथ एक्सचेंज कर सकता है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, मैंने ये बताया। सेकेंड इलेक्ट्रॉन कितने जनों के साथ कर सकता है? इसके साथ, इसके साथ कर सकता है। फर्स्ट के साथ हो तो गया, फर्स्ट वाले का हमने पहले ही बता दिया ना उसको, जब मैंने ये बता दिया था। अब दोबारा ये थोड़ी बताऊंगा, ये बताने का मतलब या ये बताने का मतलब एक ही तो है ना? नहीं नहीं नहीं, क्यों गिने जाएंगे? वो पहले वाले में एक्सचेंज हो गए। पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कितने एक्सचेंज हो गए? एक एक्सचेंज, दो एक्सचेंज, तीन एक्सचेंज। तीन पॉसिबल जगह है जहां वो जा सकता है। तो जब मैंने ये वाला गिन लिया है इसमें, अब फिर मैं कह रहा हूं दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कितने एक्सचेंज है? ये वाला एक्सचेंज है, ये वाला एक्सचेंज। तो ये वाला एक्सचेंज यूनिक एक्सचेंज थोड़ा हुआ, ये वाला तो पहले गिना जा चुका है। बट ये वाले जो दोनों एक्सचेंज पड़े हैं, ये दोनों तो यूनिक है, ये वाले तो पहले वाले में पड़े नहीं। गॉट इट? वी हैव टू कंसिडर द यूनिक एक्सचेंजेस। हर बार रिपीट नहीं करते रहना, हर बार रिपीट नहीं करते रहना। अब मान लीजिए इसमें टोटल 6 एक्सचेंज हो रहे हैं और क्रोमियम क्या कह रहा है? क्रोमियम कह रहा है 4s को कि यार तू अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दे, ज्यादा एनर्जी गैप तो है नहीं हमारे बीच में। कह रहा है ठीक है भाई, ले ले तू इलेक्ट्रॉन, आसानी से चला भी जाता है इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से। अब हम अगर एक्सचेंज देखते हैं बेटा, तो इसके लिए कितने एक्सचेंज है? 1 2 3 4 एक्सचेंज। पहले वाले के लिए 4 इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज है। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के यूनिक एक्सचेंज मतलब दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन कितने जनों के साथ अपनी जगह बदल सकता है? सेम स्पिन का होना चाहिए, याद रखना। मतलब अगर ये और ये है तो तुमने इसके गिन लिया, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन का यहां पर कोई एक्सचेंज नहीं है, जीरो एक्सचेंज है। एंटी क्लॉकवाइज वाले का, एंटी क्लॉकवाइज वाले का जीरो एक्सचेंज है। अगर यहां एक इलेक्ट्रॉन है तो हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज वाले का एक एक्सचेंज मौजूद है। इस तरह से काम करता है ये एक्सचेंज एनर्जी। अब अगर मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यूनिक एक्सचेंज कितने हो गए? 3। वहीं पर मैं चौथे इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए यूनिक एक्सचेंजेस कितने हो गए? यस, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कितने यूनिक एक्सचेंज हो गए? 1 और 1 2। फिर चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए फिर 1। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे यहां पर एक्सचेंजेस टोटल बढ़ रहे हैं, यहां पर एक्सचेंज बढ़ रहे हैं। आप खुद देखिए, अब खुद देख सकते हैं। इस वाले के लिए एक एक्सचेंज पॉसिबल है, यूनिक एक्सचेंज। तो टोटल 10 एक्सचेंज हो सकते हैं यहां पर। और याद रख लीजिए मेरी बात, जितनी ज्यादा एक्सचेंज होगा, जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा बेटा, ये मैं दोबारा नहीं कहूंगा पूरे दौरान, greater the exchange energy release, greater will be stability। इसका मतलब अगर कोई अब आपसे कहे कि क्रोमियम की हाफ फिल्ड है या फिर जिंक की फुल फिल्ड है, तो क्यों फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है? तो आप सीधे सीधे आंसर जानते हैं, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में एक्सचेंज एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होती है, सबसे ज्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल होते हैं। और अगर किसी में सबसे ज्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उस केस में एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होती है। इसीलिए क्रोमियम, कॉपर, इन सब में नहीं, इन सब में, ये एनसीसी में तेरी रिपोर्ट आएगी, इन सब में हमने एक्सचेंजेस देखे। डी का एक इलेक्ट्रॉन सेक्रीफाइस करता है, और ये मैंने ऊपर ही बता दिया कि डी का इलेक्ट्रॉन क्यों सेक्रीफाइस करता है, क्योंकि इनमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इसलिए पॉसिबल एक्सचेंजेस दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड D5 हो गया,
फुलफिल्ड, D10 हो गया, और एक D3 भी। D3 को क्या कहते हैं हम? T2G हाफ फिल्ड। T2G हाफ फिल्ड हम सब जानते हैं। ये सब मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि इसमें एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज एनर्जी भी बहुत ज्यादा रिलीज होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कि जो आप लोग देख रहे हैं डी ब्लॉक का एक नाम दिया गया है, वो है ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? सिर्फ एक बात, ट्रांजिशन एलिमेंट की सिर्फ एक बात है, क्या? कि उनमें होना चाहिए पार्शियली फिल्ड डी। पार्शियली फिल्ड का मतलब होता है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डी इन ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। यस यस, इन ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। यस, एक्साइटेड को आप लोगों के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इन एनी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से लिखा हुआ है। तो पार्शियली फिल्ड होना चाहिए ग्राउंड में या फिर एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर डी, किसी भी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी, जब मैं एक्साइटेड स्टेट कहूं तो एक्साइटेड का मतलब है एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। तो अगर मैं इस रूल को फॉलो करता हूं और मैं जिंक वालों में लगाता हूं, तो जिंक वालों के 3D10 ये फुली फिल्ड होते हैं भाई साहब, फुली फिल्ड। तो फुली फिल्ड होते हैं, चाहे इनका ग्राउंड स्टेट हो चाहे इनका एक्साइटेड स्टेट हो, जिसकी वजह से 12th ग्रुप याद रखिएगा, ट्रांजिशन डी ब्लॉक कहां से होता है? 3rd से लेकर 12th ग्रुप तक। इसमें 12th ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता। क्योंकि जिंक, कैडमियम, Hg ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। इनका कारण क्या है? फुली फिल्ड डी। इनका फुली फिल्ड डी होता है। यस, इनका फुली फिल्ड डी होता है, और इसीलिए भाई ध्यान रखना इस बात का, फुली फिल्ड डी होने की वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता, ये सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इस बात को एक बड़ी बात ध्यान रखना। इसकी वजह से इनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट दिखाते हैं वो ये नहीं दिखाते। कौन कौन सी बातें, जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे, कुछ इनके जनरल ट्रेंड्स के बारे में डिस्कशन हो जाए। जैसे पहला जनरल ट्रेंड है साइज। हाँ जी बताइए। बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड डी, बेटा सिंपल आंसर है, क्योंकि इनके पास फुली फिल्ड डी होता है। बिकॉज दे हैव, यस, 3 मार्क्स में नहीं आएगा, 1 मार्क में आएगा बेटा। नहीं 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 नहीं, पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड डी, दे डू नॉट हैव, पूरा अगर डेफिनेशन लिखना है तो ट्रांजिशन एलिमेंट आर दोस व्हिच हैव पार्शियली फिल्ड डी एंड दे डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी, इसलिए। तो अगर हम साइज की बात करते हैं बेटा, साइज में क्या होता है कि अगर मैं यहां से बात करता हूं साइज की, ध्यान से देखना बेटा, साइज की अगर मैं बात करता हूं तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए स्कैंडियम से साइज डिक्रीज हुआ, स्कैंडियम से साइज डिक्रीज हुआ हमारा टाइटेनियम, फिर और डिक्रीज हुआ वेनेडियम, फिर और डिक्रीज हुआ हम लोगों का क्रोमियम, क्रोमियम के बाद और डिक्रीज हुआ Mn, और Mn के बाद लगभग साइज ऑलमोस्ट सेम रहा कॉपर तक, और फिर आखिर में इंक्रीज हुआ Zn। तो ये ट्रेंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस ट्रेंड को कैसे समझेंगे, अब आप देखिए ध्यान से। जैसे कि मैंने आपको कहा न्यूक्लियस है, ये पहला 3rd शेल है मान लीजिए, और ये 4s है, और ये 3d है। तो ये अगर आपसे कोई पूछे ना डी ब्लॉक की केमिस्ट्री बाकी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से कैसे डिफरेंट है, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वैलेंस शेल में, और डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है पेनल्टीमेट शेल में। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर एंटर होता है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर एंटर होगा तो बेटा दो बात है, देखो जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, हर बार लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियस में एक प्लस बढ़ता है और बाहर एक माइनस बढ़ता है। अगर प्लस और माइनस बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन बढ़ता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इसका मतलब न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता है और ये ज्यादा अट्रैक्शन शो करेंगे, इसे न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं।
इसे न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, और न्यूक्लियर चार्ज से हमेशा साइज क्या होता है, छोटा होता है। क्यों? क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रही है अपनी तरफ, तो उसे न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, न्यूक्लियर पुल कहते हैं, जिससे साइज डिक्रीज होता है। ये एक फैक्टर काम करता है जिसकी वजह से यहां से लेकर मतलब स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक साइज डिक्रीज हुआ, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इसलिए साइज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब क्या हो रहा है बेटा, यहां के बाद से क्या हो रहा है, यहां के बाद से भी न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर डी में अब काफी इलेक्ट्रॉन आ गए, डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग गए, हाफ रेट मैग्नीज के बाद से डी में इलेक्ट्रॉन अब काफी ज्यादा हो गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर काफी ज्यादा हो गए हैं तो यहां पर एक और फैक्टर काम करेगा, शील्डिंग। अब जिन बच्चों को शील्डिंग नहीं समझ में आती, मैं उसको दो तरीके से समझा रहा हूं, अभी ध्यान से देखना। एक, शील्डिंग मतलब न्यूक्लियस का चार्ज ये इलेक्ट्रॉन्स रोक लेते हैं, स्क्रीन कर लेते हैं, गार्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस का चार्ज नहीं पहुंचता। मतलब चार्ज पहुंचना था 10, न्यूक्लियर चार्ज 10 पहुंचना चाहे, पर पहुंचा कितना, सिर्फ 6। क्यों? क्योंकि 4 रोक लिया। तो जितना पहुंचा उसे ईएनसी कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज से कम है। क्यों न्यूक्लियर चार्ज से कम है? क्योंकि आगे वाले इलेक्ट्रॉन ने कुछ न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर दिया, रोक दिया, स्क्रीन कर लिया, गार्ड कर लिया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसे कहते हैं, जो पहुंचा और जो न्यूक्लियर चार्ज से कम था, जिसकी वजह से अगर कम न्यूक्लियर चार्ज पहुंचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो साइज होगा, बढ़ेगा। तो याद करना, जब भी शील्डिंग होती है तो उसमें साइज बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, दूसरे तरीके से मैंने कहा था, समझाऊंगा, वो ये कि ये इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा हो जाएंगे, 3D में इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, रिपेल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे और साइज बढ़ेगा। तो आप कैसे भी समझ सकते हैं शील्डिंग को, स्क्रीनिंग को, दोनों तरीकों से याद रखिएगा, शील्डिंग से साइज बढ़ता है। तो अल्टीमेटली शील्डिंग कहां से ज्यादा जोर पकड़ती है, जब डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां से होते हैं, हाफ फील्ड से, मैग्नीज से, और मैग्नीज के बाद से ये एक दूसरे को इक्वली ओवरकम कर लेते हैं। इक्वली ओवरकम कर लेते हैं मतलब न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग एक दूसरे को ओवरकम कर देती है। न्यूक्लियर चार्ज चाहती है साइज को घटाना, शील्डिंग चाहती है चार्ज को बढ़ाना, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कर देते हैं काउंटर, और साइज हो जाता है ऑलमोस्ट सेम। ये एक बहुत बड़ी बात थी, ध्यान रखना। अब इसके बाद जिंक की बात समझते हैं। जिंक में क्या होता है, जिंक में साइज थोड़ा सा बढ़ता है, क्योंकि जिंक में फुली फिल्ड होता है, पूरा भरा होता है। भरा पूरा होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है। अगर 3D की बात कर ली हमने, 3D से अब मैं 4D आता हूं। 4D में क्या होता है, यस साइज बढ़ता है, क्योंकि एक न्यूक्लियर चार्ज, एक शेल बढ़ता है, शेल इंक्रीज, देयरफॉर साइज इंक्रीज, साइज बढ़ता है। पर जब मैं 4D से 5D के बीच में आता हूं तो शेल इंक्रीज, यस शेल इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और देयरफॉर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट यहां पर एक और चीज होती है बच्चों, यहां पर एक और चीज होती है, वो होती है यस, यहां पर इनके बीच में होता है यस यस यस, यहां पर इनके बीच में होता है 4f, 4f आ जाता है। 4f क्या करता है, एक f का इलेक्ट्रॉन दूसरे f के इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ही वीक शील्डर है। मतलब एक f का इलेक्ट्रॉन दूसरे f के इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं कर पाता, मतलब f है पुअर शील्डर। और मैंने बेटा अभी अभी एक बात बताई थी, शील्डिंग अगर होगी, शील्डिंग मतलब अंदर वाला अगर नहीं रोक पा रहा, शील्डिंग अगर होगी, शील्डिंग इफेक्ट अगर काम करेगा, शील्डिंग इफेक्ट अगर काम करेगा, शील्डिंग इफेक्ट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चार्ज को रोकेंगे तो बाहर तक न्यूक्लियस, बाहर तक चार्ज कम जाएगा, है ना, हमने ये बात करी थी अभी अभी, साइज बढ़ेगा। तो यहां पर भी वही हो रहा है, यहां पर भी शील्डिंग हो रही है, और शील्डिंग की वजह से साइज, शील्डिंग नहीं हो रही, सॉरी मैंने पीछे कहा था शील्डिंग होने की वजह से साइज इंक्रीज होगा, यहां पर शील्डिंग नहीं हो रही, शील्डिंग पुअर हो रही है, पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग बाय 4f, शील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर डी वाले थोड़े बहुत शील्डिंग कर रहे थे, यहां पर बिल्कुल शील्डिंग नहीं हो रही,
शील्डिंग नहीं हो रही तो साइज बढ़ेगा नहीं, साइज घटेगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देंगे और इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट साइज रिमेन सेम, साइज क्या होगा, सेम होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको हम अलग से पढ़ते हैं, इस 4f के इस सीन को, जिसमें क्या होता है 1 4f इलेक्ट्रॉन does not shields nuclear charge for other 4f electron due to which, जिसकी वजह से size decreases continuously, this cumulative decrease, लगातार decrease, this cumulative decrease is noticed, ज्यादा नोटिस किया जाता है from 4f1 to 4f14। 4f1 कहां से शुरू होता है, सीरियम से लेकर, और 4f14 ल्यूटेटियम तक। तो ये 58th एलिमेंट से लेकर 72th एलिमेंट तक, 71st एलिमेंट तक नोटिस करते हैं। दिस इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। इस बात को ध्यान करिएगा, इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अच्छा, इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को, एलसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या क्या हुआ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक तो मैं आपको बता दूं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, मैंने अभी बताया, सीरियम से लेकर लगातार साइज डिक्रीज करना, यटरबियम तक साइज डिक्रीज करने से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। ये लेंथेनॉइड्स में होता है और इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर साइज डिक्रीज हो जाता है और 3D 4D और 5D सीरीज का साइज ऑलमोस्ट सेम, 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है, साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता, ज्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए इनको सेपरेट नहीं कर पाते हैं, सेपरेट करने में दिक्कत आती है और यहां से क्वेश्चन भी आता है कि इनको सेपरेट करने में क्या, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और चीज जो मुझे बतानी है इधर, वो ये कि ये कौन से ग्रुप में आते हैं, देखिए चेक करिए कहाँ आ रहे हैं, ये कहाँ आ रहे हैं, ये कौन से ग्रुप में आ रहे हैं, ये थर्ड ग्रुप में आ रहे हैं। और थर्ड ग्रुप का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, यस, तो इनका भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। और ये जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, ज्यादा बेहतर देखा जाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इट इज ऑब्जर्व्ड मोर यूनिफॉर्मली, ज्यादा अच्छा दिखता है यूनिफॉर्मली इन देयर ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 में ज्यादा अच्छी तरह से दिखता है, ये डिक्रीज ज्यादा अच्छी तरह से दिखता है, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर आप इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की एप्लीकेशन या फिर कॉन्सिक्वेंस जानना चाहते हैं, मतलब क्या क्या होता है सर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सर एक सबसे पहले हमने अभी भी देखा 4D और 5D सीरीज का साइज सेम होता है, 4D एंड 5D है सिमिलर साइजेस, ठीक है, इनका सिमिलर साइज होता है, 4D और 5D वालों का सिमिलर साइज होता है, ये हम लोगों ने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4D और 5D का साइज ही सेम नहीं होता, लेंथेनॉइड का आपस में भी साइज सेम होता है, आपस में भी साइज सेम होता है, जिसकी वजह से लेंथेनॉइड को आपस में भी हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बेसिसिटी डिक्रीज होती है। ये दो अहम टॉपिक है, आप लोग इनको ध्यान कर लेंगे। साइज के बाद दूसरे फैक्टर पर आते हैं और दूसरा फैक्टर है हम लोगों का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है, कितनी एनर्जी हम दे रहे हैं ताकि एक पूरे मेटल को फ्री एटम्स में तोड़, जैसे मान लो ये लोहा है, तो इसको छोटे छोटे लोहे के फ्री एटम्स में तोड़ने के लिए, इसको छोटे छोटे फ्री मेटल में तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, कितनी एनर्जी दे रहे हैं ताकि ये छोटे छोटे फ्री मेटल्स में टूट जाए, फ्री एटम्स में टूट जाए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस, पूरा का पूरा एटम को तो पूरे के पूरे मेटल को तोड़कर फ्री एटम्स में तोड़ने को एनर्जी जो लगती है उसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, इनके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तभी तो ये फ्री एटम्स में जाएंगे,
तो इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटर एटॉमिक बॉन्ड पर, इनके आपस में बॉन्ड पर, इंटर एटॉमिक बॉन्ड। और ये इंटर एटॉमिक इनका जो मेटालिक बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इनका आपस का मेटालिक बॉन्ड डी ब्लॉक में, डी ट्रांजिशन एलिमेंट हैव स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड, इनका मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, दो लोग। मतलब अगर एस ब्लॉक की बात करता हूं ना तो इसमें सिर्फ एस सब शेल पार्टिसिपेट करता है। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करता हूं तो उसमें सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। बट यहां पर कहानी में ट्विस्ट है ना, यहां पर n-1d के इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में विश्वास रखते हैं और ns के इलेक्ट्रॉन भी हैं, याद रखिए। क्यों? क्योंकि पहले ही बता चुका हूं कि इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप क्या है, बहुत कम। इन दोनों में बहुत अच्छी यारी दोस्ती है। तो जब मर मिटने की बात आती है तो ns कम नहीं है, ns उसका पूरा साथ देता है और इसीलिए n-1d के इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और s सबशेल आप जानते ही हैं मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनाता है। इन दोनों से जो मेटालिक बॉन्ड बनता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा कहीं देखा नहीं जाता बेटा कि जिसमें दो सबशेल पार्टिसिपेट करते हैं आपस की बॉन्डिंग में। एस में सिर्फ एस, पी में सिर्फ पी, डी में n-1d के साथ ns भी, सोने पे सुहागा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बनता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से इसको तोड़ने में लगती है काफी ज्यादा एनर्जी, जिसकी वजह से इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर मैं बात बताऊं जिंक वगैरह की, जिंक, मरकरी और कैडमियम की, तो यहां पर ये वाला बॉन्ड मिसिंग है बच्चों, ये वाला बॉन्ड मिसिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, तो उसमें सिर्फ आयनिक बॉन्ड होती है, जिसकी वजह से जिंक, कैडमियम और मरकरी ये काफी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, काफी सॉफ्ट, आसानी से टूट जाते हैं। और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से ही सीधा सीधा लेना है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का या मेल्टिंग पॉइंट का, क्योंकि मेल्टिंग में भी क्या होता है, हम इनके बीच के बॉन्ड को ही तोड़ते हैं। तो अगर मैं ये कह रहा हूं ये दोनों एक ही थाली के सिक्के हैं, एक ही चट्टा बट्टे हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब कितनी एनर्जी लगती है इनको तोड़ने में फ्री एटम्स में, और मेल्टिंग पॉइंट में भी हम इनको तोड़ते हैं। तो बेसिकली दोनों में कॉमन बात है, दोनों में ही इनके बीच के मेटालिक बॉन्ड को तोड़ा जाता है और दोनों ही बहुत हाई है क्योंकि इनके बीच के मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। इनके बीच के मेटालिक बॉन्ड क्यों बहुत स्ट्रांग है? क्योंकि इनके बीच के मेटालिक बॉन्ड दो चीजों की वजह से बने हैं, n-1d के कोवेलेंट बॉन्ड और ns के आयनिक बॉन्ड, इन दोनों के मिक्सचर से बने हैं। और जिंक, कैडमियम और मरकरी ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं क्योंकि इनके एक तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बहुत कम होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी कम होता है। भाई सिंपल सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें n-1d फुली फिल्ड है और कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती। तो ये क्वेश्चन बहुत एक इंपॉर्टेंट है जो आता हुआ नजर आ रहा है हमें। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट में एक चीज मैं बता दूं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए बढ़ेंगे पहले और फिर घटेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ऐसी हो। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। देख बेटा, ns इलेक्ट्रॉन जो आयनिक बॉन्ड बनाता है ये लगभग कांस्टेंट है, सभी में, लगभग सभी में एक जैसा है, क्योंकि ns में ज्यादातर एलिमेंट के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी किसी के पास 1 है। पैलेडियम को अगर मैं छोड़ दूं तो सभी के पास ns में या तो 1 या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अच्छी खासी आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, वो एक जैसा, कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जो फ्लक्चुएट हो रहा है भारी मात्रा में वो n-1d है। n-1d 1 से लेकर n-1d 10 तक जाता है। तो अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूं तो कोवेलेंट बॉन्ड याद रखना सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन करते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति में आ चुके हैं हम लोग। हमने क्या बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किस पे डिपेंड करती है? इनके आपस के मेटालिक बॉन्ड पर। आपस का मेटालिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है? n-1d के कोवेलेंट पर और ns के आयनिक बॉन्ड पर।
दोनों का पार्टिसिपेशन होता है इसलिए स्ट्रांग होते हैं। अब इन दोनों में NS का जो आयनिक बॉन्ड है वो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, क्योंकि NS के इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ नहीं रहा। बट अगर मैं N-1D की बात करूं, हाँ इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5, अच्छा अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 मैक्सिमम हो, है ना, 1 2 3 4 5 मैक्सिमम, मैक्सिमम पे आ गया, पीक पे आ गया। इसके बाद 6 जब हुए तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कम, नंबर ऑफ कोवेलेंट इंटरेक्शन कम तो मेटालिक बॉन्ड वीक, फिर 7 और कम हो गए, फिर 8 और कम हो गए, फिर 9 और कम हो गए, फिर D10, D10 मतलब इसमें कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा। इसका मतलब D10 में तो जैसे ये जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इनको मैंने एग्जेम्प्ट कर दिया, हटा दिया, इनमें कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट काफी लो हो रहा होगा। तो इस बात से हमने क्या देखा, सर मैक्सिमम कौन बना रहा है, मैक्सिमम बनाएगा मिडवे वाला, मिडवे वाला। तो मिडवे वाला एलिमेंट क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो हर बात पे ध्यान रख लेना, हर ट्रांजिशन सीरीज में एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो मिडवे वाले एलिमेंट है ना, ग्रुप 6 और ग्रुप 7, इनमें सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन इन्हीं में। तो जो भी प्रॉपर्टी अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी वो इनमें सबसे ज्यादा नोटिस की जाएगी, और ज्यादातर वही होगी अनपेड इलेक्ट्रॉन वाली। कैसे, जैसे अभी अभी हमने देखा, दो प्रॉपर्टी सीधे सीधे इससे जुड़ी हुई है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट, दोनों प्रॉपर्टी का सीधे सीधे कनेक्शन है अनपेड इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन से ये हो रहा है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन से ये वाला फैक्टर, अनपेड इलेक्ट्रॉन से फर्क पड़ रहा है ना, कोवेलेंट बॉन्ड वाला, जिसकी वजह से बीच वाले एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं मैग्नीज की बात कर रहा हूं, बट यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, आप लोग जानते हैं इस बात को ना, है ना। पहले क्रोमियम तक बढ़ता है, फिर एक कम आता है, डिप आता है मैग्नीज का, फिर Fe आता है, और फिर यहाँ तक कॉपर आता है, और फिर बहुत डिप आता है Zn। तो ऐसा एक ग्राफ आता है, और मुझे जहां तक लग रहा है, मैं 99% श्योर अभी भी हूं, चाहे कोई भी सैंपल पेपर कुछ भी बोल रहा हो, एक 5 मार्क का जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो डी ब्लॉक में से ही आता हुआ बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। हम इसी पे दाव खेल रहे हैं, और उस पे कैसा आएगा, वो एक टेबल दे देगा, वरना एक ग्राफ दे देगा, और उस ग्राफ पे क्वेश्चन पूछेगा, उस टेबल पे क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले अगर जैसे यहाँ पर आपको बताना है ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है, तो इस प्रॉब्लमेटिक एरिया को आप क्या कहेंगे, 3D10 है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से ये ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। बट भाई साहब Mn में तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा Mn में क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं बताता हूँ। Mn में दो प्रॉब्लम आ रही है। एक प्रॉब्लम है इसका एक्सेप्शनल टिपिकल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ही टिपिकल है, मतलब जहां पर सारे एलिमेंट या तो BCC है, FCC है, ये वाला टिपिकल है, मतलब ऑलमोस्ट आधा BCC FCC, पूरा एक स्ट्रक्चर नहीं। और दूसरा मेन कारण क्या है, मेन कारण है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से इसमें सबसे ज्यादा, एक बात जो आज ही डिस्कस करी है, बताओ क्या, सबसे ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी है, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज्ड, सबसे ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज्ड, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब ये उन इलेक्ट्रॉन जिनकी वजह से ये स्टेबल है, उन इलेक्ट्रॉन को अनस्टेबल नहीं करने वाला, ये उन इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज नहीं करता, नो डीलोकलाइजेशन, उनका बॉन्ड में, इनको कहता है तुम मत जाओ बॉन्ड पे भाई, तुम मत जाओ बॉन्ड पर, क्योंकि अगर तुम बॉन्ड पर जाओगे तो ये नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कम हो जाएंगे। तो वो इस लोभ में मैग्नीज के D5 है, D5 की वजह से वो हाफ फील्ड स्टेबल है, जिसकी वजह से उसमें सबसे ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से वो स्टेबल है। तो अगर वो इन इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, बॉन्डिंग में लगा देगा, तो उसकी एक्सचेंज एनर्जी वापस, एक्सचेंजेस कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो नहीं चाहता ऐसा करना बच्चों, वो डीलोकलाइजेशन नहीं करता, अपने इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में नहीं लगाता, अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास ही रखता है, जिसकी वजह से नो मेटालिक बॉन्डिंग, और एक सडन डिप मुझे दिखता है मैग्नीज। इसी तरह का मुझे सेकंड सडन डिप उसमें भी दिखता है, दूसरे वाले में, बट तीसरे वाले सीरीज में कोई सडन डिप नहीं दिखता मुझे, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं होता।
और दूसरी बात जो सबसे इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि दूसरे वाले का जो गैप है वो एकदम पास है। ये देखो दोनों, ये बहुत करीब है, ये सीरीज बहुत करीब है, इन दोनों के बीच का गैप बहुत कम है, बट इनका गैप बहुत ज्यादा है। मतलब अगर मैं बात करता हूं, ये 3D है, ये 4D और ये 5D। भाई 5D सीरीज वाले तो अलग ही दौड़ रहे हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा है। क्यों है बहुत ज्यादा? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट एक और चीज पे डिपेंड करती है बच्चों। ये सारी चीजें तो है जो हमने बोल दी, ये सारी चीजें हैं जो हमने बोल दी। हाँ भाई, इसमें मेटालिक बॉन्ड होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, यस। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग पर। यस, पैकिंग कैसे भूल गए, ऑर्गेनिक में ही बता रखा है ये मैंने। मेल्टिंग पॉइंट लार्जली डिपेंड्स ऑन पैकिंग, वी डिस्कस्ड इट इन ऑर्गेनिक एज वेल। तो भाई 5D की पैकिंग बड़ी जबरदस्त है। अब बताओ क्यों 5D की पैकिंग जबरदस्त है? क्योंकि पैकिंग मतलब कहीं ना कहीं हम डेंसिटी से बात कर रहे हैं, और डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमको अच्छी तरह से पता है, जब मैं 3D से 4D में गया तो मास भी बढ़ा और वॉल्यूम भी बढ़ा, पर जब मैं 4D से 5D में गया तो मास तो बढ़ा बट वॉल्यूम नहीं बढ़ा, वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ा, वॉल्यूम उतना चेंज नहीं आया, वॉल्यूम ऑलमोस्ट फिक्स रहा। तो मास ही बढ़ा, मास बढ़ा तो डेंसिटी दबा के बढ़ी, डेंसिटी दबा के बढ़ी तो पैकिंग दबा के बढ़ी, और पैकिंग दबा के बढ़ी तो मेल्टिंग पॉइंट दबा के बढ़ा। तो इसका मतलब 5D में ये वाले कारण तो रहेंगे कि इनमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है, फ्रीक्वेंट मेटालिक बॉन्ड है, इन्वॉल्वमेंट है N-1D इलेक्ट्रॉन के और NS इलेक्ट्रॉन की। बट इसके साथ 5D में एक अलग से फैक्टर और चल रहा है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 5D का साइज उतना बड़ा नहीं, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, और मास में ही चेंज आया, मास में चेंज आया जिसकी वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी, डेंसिटी में चेंज आया, डेंसिटी से पैकिंग बढ़ी, पैकिंग से मेल्टिंग पॉइंट। तो ये एक बहुत बड़ा रिलेशन हम लोग देख पा रहे हैं कि 5D सीरीज में ऐसा क्यों इतना नजर आता है। उसके बाद हम लोग मतलब तीसरा मेल्टिंग पॉइंट भी हमने इसी में डिस्कस कर लिया, और चौथा चलते हैं हम लोग मैग्नेटिक कैरेक्टर पर। मैं पहले थोड़ा सा आसान आसान वाले फटाफट से निपटा दूं, 2-3 आसान वाले निपटा दूंगा, तो देन वी विल फील रिलैक्स्ड। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है? मैग्नेटिक कैरेक्टर आप जानते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं, दो तरह के मैग्नेटिक कैरेक्टर है, सिंपल सी बात। मैग्नेटिक कैरेक्टर डिवाइड्स इनटू टू कैटेगरी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वो हुए पैरा, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए तो वो हुए डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन होगा। डायमैग्नेटिक मतलब रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड से, यस दे विल फील रिपल्शन। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, लार्ज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक और केस है लार्ज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इधर होते हैं वो होता है फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। तो बेटा हम लोग इधर जानते हैं पेयर्ड वाले तो इधर कम मिलेंगे हम लोगों को, अनपेयर्ड वाले ज्यादा मिलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन अच्छे मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाती है। और फिर वही वाली बात आ गई, फिर वही वाली बात आ गई कि मैग्नेटिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। मैग्नेटिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होते हैं? बढ़ते हैं फिर घटते हैं, यही तो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट increases up to midway, then with pairing of electron it decreases, वो डिक्रीज करता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ। तो इसका मतलब बीच वाले इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हुआ। और इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे निकालोगे आप? स्पिन ऑनली फार्मूला से। याद रखना, कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, रूट में Nn+1 लिखते हैं, भाई साहब रूट में Nn+2 है, ध्यान रख लीजिए, और इसकी यूनिट है Bm, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो आप इस तरह से इसको भी डील कर सकते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर। आती है बात कलर की, कलर। तो हाँ भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड भी होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड क्यों होते हैं ज्यादातर, मैं आपको समझाता हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड क्यों होते हैं। एक्चुअली डी ब्लॉक में ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये पांचों डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है। डीजेनरेटेड मतलब जिनकी एनर्जी एक जैसी है,
एक जैसी है तभी तो वो एक्सचेंज एनर्जी काम कर रही है बाबू, याद रखो पीछे मैंने समझाया ना एक्सचेंज एनर्जी, क्योंकि एक जैसी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कहीं का भी कहीं भी आ जा सकता है। परंतु जब कोई इसके करीब आता है इसके साथ कंपाउंड बनाने के लिए, अब ऑब्वियसली जो इसके साथ आएगा कंपाउंड बनाने के लिए वो नेगेटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि ये तो मेटल है पॉजिटिव। अब भाई पॉजिटिव के साथ कोई आएगा कंपाउंड बनाने के लिए तो वो तो नेगेटिव ही होगा ना। तो जब कोई नेगेटिव इसके पास आता है, नेगेटिव को मैं लिगेंड्स भी कहता हूं। और अब मैं सीधे चला गया चैप्टर 9 पर। तो जैसे ही कोई लिगेंड आता है भाई साहब, इसकी एनर्जी हो जाती है डिस्टर्ब, और ये दो एनर्जी जोन्स में टूट जाता है, ये उनको पता ही है पहले से, Eg और T2G। बिल्कुल, दो एनर्जी जोन्स में टूट जाता है। हालांकि एक ही घर के हैं ये पांचों, फिर भी दो एनर्जी जोन में टूट जाते हैं। जैसे कोई लिगेंड आता है नेगेटिव आता है इसके साथ बॉन्ड बनाने के, और अब जब ये टूट गए भाई साहब दो में, और अगर T2G में कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो एक्साइट होकर चला जाएगा Eg में, और जब वापस आएगा डी एक्साइट होकर तो जितनी एनर्जी उसने एब्सॉर्ब करी थी जाते वक्त उतनी एनर्जी वो रिलीज कर देगा आते वक्त। जितनी एनर्जी वो जाते हुए एब्सॉर्ब करी थी उतनी ही एनर्जी वो आते हुए रिलीज कर देगा। तो जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो E इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो हो जाएगा। जो भी वो एनर्जी रिलीज करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो कर देगा। आपको पता ही है कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है। अगर मान लो वॉयलेट कलर है, उसने वॉयलेट कलर एब्सॉर्ब करा तो येलो कलर दिखाएगा, और येलो कलर एब्सॉर्ब करा तो वॉयलेट कलर दिखाएगा, क्योंकि वॉयलेट और येलो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती है। नहीं नहीं, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हो रहा है। ऐसे ब्लू और ग्रीन ऑरेंज होते हैं, सॉरी ग्रीन बोल रहा हूँ, और इसी तरह से ग्रीन और रेड होते हैं, ग्रीन और रेड होते हैं, इस तरह से होता है ये। ध्यान से देखना बेटा, याद करने का एक तरीका है ना, इसका ट्रिक क्या है। ये देख, आई को छोड़ दे, विबग्योर होता है ना, 7 रंग होते हैं रेनबो में, विबग्योर। तुम इंडिगो को छोड़ दो, इंडिगो को छोड़ दे तो बच गया हमारे पास 6 कलर। कौन कौन से हो गए? वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये देख चरखा बन रहा है, देख हमने वॉयलेट से शुरू करा, विबग्योर बन रहा है, देख है ना, देख याद हो गया ना। अभी आई को छोड़ दे, विबग्योर उठा, आई को छोड़ दे, बना दे विबग्योर, चरखा बना दे। ठीक है, ऐसे भी बना सकता है, देख ऐसे बना सकता है, ऐसे ही बना सकता है। एक ट्रिक बता देते, विब ग्योर, ये देख विब ग्योर बना दिया ना तूने आई छोड़कर। वॉयलेट हमेशा येलो के साथ, ब्लू हमेशा ऑरेंज के साथ, रेड हमेशा ग्रीन के साथ। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है कि कलर क्यों होता है। कलर होता है डी डी ट्रांजिशन की वजह से। ये डी डी ट्रांजिशन क्या होता है? जब डी का इलेक्ट्रॉन डी के T2G में से डी के Eg में जाता है, और जब वो वापस आता है तो उतनी एनर्जी रिलीज करता है, और जितनी एनर्जी रिलीज करता है उसका करस्पॉन्डिंग कलर वो शो करता है। और डीडी ट्रांजिशन के लिए क्या जरूरी है? डीडी ट्रांजिशन के जरूरी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस, तो इसका मतलब कलर में सिर्फ दो बातें पता होनी चाहिए बेटा, आपको दो देखना है। वो पेपर में ना आपको उलझाएगा, जैसे सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इसका ग्रीन कलर है, इसका येलो कलर है, इसका, अरे क्या फर्क पड़ता है यार, ग्रीन है येलो है, कोई कलरलेस है। मुझे सिंपल सीधा सा, अच्छा 4-5 आयन्स दे देगा और बताएगा इसमें से कौन सा कलर है कौन सा कलर। तुम लोगों को कुछ नहीं करना भाई, तुम लोगों को सिंपली देखना है सर Fe3+ है, पूछ रहा है कलर है या नहीं है। तो सर Fe क्या होता है बताओ? मैं कहूंगा Fe होता है बेटा 3d6 4s2। तुम कहोगे Fe3+ क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गए और इसमें से 1 गया। सर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कलर होगा, बात खत्म। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कलर होगा, और उसका कारण होगा डीडी ट्रांजिशन। इसमें एक्सेप्शंस याद रख लेना, मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। KMnO4 जिसमें Mn में +7 है, K2Cr2O7 जिसमें इसमें +6 है। ये दोनों में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो डी ट्रांजिशन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर भी कलर्ड, बट स्टिल कलर्ड, स्टिल कलर। मैंने क्या समझा है? इसका आंसर है LMCT, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये पहले समझा रखा है, अभी आप लोग सिर्फ याद कर लो बस। ये कहां पे काम करता है? KMnO4 और K2Cr2O7 जिसमें Mn में +7 Cr में +6। ये दोनों में कोई भी डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई,
जब Mn+7 होता है, Cr+6 होता है, इसमें नोबल गैस होते हैं दोनों में, कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, नो ट्रांजिशन, स्टिल दे आर कलर्ड, व्हाई? बिकॉज ऑफ LMC। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट। तीन बातों पे कैटलिस्ट मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट, पहली बात तो बता दूं, बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट, दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट इन मल्टीपल रिएक्शंस, दे बिहेव एज कैटलिस्ट। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं हम लोगों के पास जिसमें वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, चाहे वो रोजनमंड रिएक्शन हो, चाहे वो हैबर्स प्रोसेस हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो, ऐसे बड़े सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक है, अब वो कैटलिस्ट क्यों अच्छे हैं? क्योंकि उनके पास तीन प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है उनके साइज बहुत छोटा है, स्मॉल साइज है तो लार्ज सरफेस एरिया, ये एक बात। दूसरा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। भाई किसी बच्चे ने लिख दिया था स्टेबल इंटरमीडिएट, नहीं, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट बनाते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तभी तो वो जल्दी प्रोडक्ट में बनना चाहेंगे, नहीं तो अगर मान लो इंटरमीडिएट ही स्टेबल है तो प्रोडक्ट ही नहीं बनना चाहेगा, मना कर देगा, भैया मैं प्रोडक्ट नहीं बन रहा। तो इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, तभी तो वो प्रोडक्ट जल्दी बनना चाहेगा। तीसरा क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? कितनी बार बता चुका हूं, पार्शियली फिल्ड डी, ड्यू टू विच क्या करते हैं वो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऐसे रिएक्शंस बताओ जिन रिएक्शन में डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह कैसे बिहेव करते हैं? SO2 से SO3 एक रिएक्शन है जिसमें V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता है। N2 + 3H2 2NH3 में होता है, इसमें मोलिब्डेनम यूज होता है, Fe यूज होता है, इसे हैबर प्रोसेस कहते हैं। ऐसे 10,000 और प्रोसेस आप लोगों ने टर्म 1 में पढ़ रखे हैं। मैं 2-3 एग्जांपल देकर यहाँ खत्म कर रहा हूँ कि जहां पर डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, चलो सातवीं प्रॉपर्टी पे आते हैं। सातवीं प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। छोटा सा एक और खत्म करूंगा मैं, कॉम्प्लेक्स। मैंने ये मेन प्रॉपर्टी बचा दी है 2-3, उसको हमें डिस्कस करेंगे आखिरी में। कॉम्प्लेक्स, भाई डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाती है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? चैप्टर 9। अरे भाई कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, चैप्टर 9। तो आप देख लो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स याद करो, चैप्टर 9 याद करो। चैप्टर 9 में छाया हुआ है भाई सब सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल कौन? डी ब्लॉक। सेंट्रल मेटल कौन? डी ब्लॉक। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई डी ब्लॉक इतने अच्छे कॉम्प्लेक्स क्यों बनाती है, या ज्यादातर कॉम्प्लेक्स में डी ब्लॉक ही क्यों होता है, तो आप बड़ा क्लियर आंसर दे दोगे, बड़ा क्लियर आंसर। क्योंकि एक इसके पास पार्शियली फिल्ड डी रहता है, तो क्या होगा सर, पार्शियली फिल्ड डी होने की वजह से इसके पास डी में काफी ज्यादा जगह रहती है। काफी ज्यादा जगह खाली होने की वजह से लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन उसमें डाल देते हैं। खाली जगह बहुत सारी होती है, इलेक्ट्रॉन इनमें 1 2 3 होते हैं, तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन आराम से डाल सकता है। तो पार्शियली फिल्ड डी होता है, जो सबसे बड़ी बात होती है। और दूसरा, इनका स्मॉल साइज की वजह से हाई पॉजिटिव चार्ज की तरह, हाई कैटायन, अच्छे कैटायन, गुड कैटायन बनते हैं। कैटायन याद रखना, अच्छा वही होता है जिसका साइज छोटा होता है, तभी तो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो ये 2-3 बातें हैं जिसकी वजह से ये अच्छे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। याद रखिए, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो हमारे शरीर में है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो है हेमोग्लोबिन। और एक ऐसा ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसमें डी ब्लॉक नहीं है। अभी मैंने एक पेपर देखा, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बताओ जिसमें डी ब्लॉक सेंट्रल एटम है, और एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बताओ जिसमें डी ब्लॉक सेंट्रल एटम नहीं है। तो हेमोग्लोबिन लिख दो, छोटे उसमें Fe है, और क्लोरोफिल लिख दो, उसमें मैग्नीशियम है। वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए भी तैयार रहना, बेकार क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ नहीं बोलते, बेकार क्वेश्चन के भी चांसेस। अगले जनरल ट्रेंड पे चलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बहुत अच्छा जनरल ट्रेंड है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं भैया, डी ब्लॉक राजा है पार्शियली फिल्ड दिखाने की वजह से। पार्शियली फिल्ड
डी की वजह से राजा है, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेरिएबल ओएस, बहुत सारे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और कहीं ना कहीं जैसे कि आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएबिलिटी, मतलब अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना किस पे डिपेंड करता है, पार्शियली फिल्ड डी पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोबारा वही लेफ्ट टू राइट जाते हुए पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं, तो इसका मतलब वेरिएशन भी पहले लेफ्ट टू राइट बढ़ता है फिर घटता है। इसका मतलब वही बीच वाले एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी, मतलब सबसे वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी बीच वाले एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि बीच वाले एलिमेंट में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक बात बड़ी क्लियर रखना भाई, हमेशा बीच वाला एलिमेंट में ही सबसे ज्यादा ये प्रॉपर्टीज देखी जाती है। क्यों? क्योंकि बीच वाले एलिमेंट में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए बीच वाले एलिमेंट का सबसे ज्यादा कलर होता है, बीच वाले एलिमेंट का मैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है। हालांकि कुछ में एक्सेप्शन है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीज का ज्यादा नहीं है, क्रोमियम का ज्यादा है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्रोमियम का ज्यादा हो जाता है, कुछ एक्सेप्शन छोड़कर। ये बीच वाले एलिमेंट, और मैं बीच वाले एलिमेंट में सिर्फ Mn को नहीं गिनता, क्रोमियम को भी गिनता हूँ, Fe को भी गिनता हूँ, तीनों को मानता हूँ, क्योंकि इन तीनों में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, जिसकी वजह से वेरिएशन बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एलिमेंट दिखाते हैं भाई साहब। अब इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट में और क्या है, एक कि मिनिमम ओएस अगर कोई क्या दिखाएगा, जितने भी उसके पास NS के इलेक्ट्रॉन है, भैया NS के इलेक्ट्रॉन जितने भी है, अगर कहीं पे NS में एक इलेक्ट्रॉन है एक सही, दो इलेक्ट्रॉन है तो दो सही, और ज्यादातर मैंने क्या बताया है, NS में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर क्या होता है, +2, कुछ केस में +1 भी होता है। और मैक्सिमम ओएस क्या है, बड़ा सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखा सकते हैं, NS प्लस N-1d इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिला दो भाई, दोनों को मिला दो, जैसे Zn और कॉपर, ठीक है, दोनों को मिला दो, दोनों को अगर मिला दोगे तो क्या होता है, जैसे Mn के केस में +7, क्रोमियम के केस में +6, समझ रहे हैं, ऑस्मियम के केस में +8, इन दोनों को मिला दोगे तो वो सबसे बड़ी। तो अगर कोई पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1d इलेक्ट्रॉन, मिनिमम नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मिनिमम पार्टिसिपेशन NS इलेक्ट्रॉन का होगा, मैक्सिमम दोनों का पार्टिसिपेशन होगा, दोनों पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और कई ऐसे होते हैं जो जीरो वैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते ही नहीं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना जीरो वैलेंट, ये भी मौजूद है, ध्यान रखना। एक और इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ज्यादातर किसके साथ होता है, फ्लोराइड्स में होता है या ऑक्साइड्स में होता है, ठीक है। अब इसमें बच्चा क्या आंसर लिखता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ये लिखता है ना, बिल्कुल। बट यहाँ पर मैं आपको एक और ठोस कारण बताने वाला हूँ, जो मैंने आज मॉड्यूल भेजा ना आप लोगों को, उस मॉड्यूल में भी ये लिखा है। मैं कुछ ठोस बातें बताने वाला हूं, और ध्यान से सुनिए, जो मॉड्यूल मैंने भेजा उसमें भी ये लिखा है, ये नई चीज है, इसलिए आ रहा है, इसलिए लिख रहा हूं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ट्रांजिशन एलिमेंट के, वो कौन स्टेबलाइज करता है, फ्लोरीन और ऑक्साइड, बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, ये कारण है, बट एक और कारण है, क्या है कि यार जब ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है, जैसे मान लो M है, कोई मेटल M, इसका +7 है या +6 है, तो इसका मतलब इस केस में ना भाई साहब समझ लो आप, इसका साइज बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि जितना प्लस चार्ज बढ़ता है ना, साइज उतना छोटा होता रहता है, इतनी बात समझ लो, जितना साइज छोटा होता रहता है उतना, जितना चार्ज प्लस का बड़ा होता रहता है उतना साइज छोटा होता है, और जितना छोटा होता है ना ये कैटायनिक साइज जितना छोटा होगा, कैटायनिक साइज जितना स्मॉल होगा, उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी ज्यादा, पोलराइजेशन पावर। अब ये पोलराइजेशन पावर क्या है, दोबारा बता देता हूँ, पीपी मतलब पोलराइजेशन पावर, 2-3 बार यूज कर चुका इस वर्ड का, पोलराइजेशन पावर, इसका मतलब होता है साइज रेडियस, चार्ज ओवर रेडियस रेशियो,
चार्ज ओवर रेडियस रेशियो, मतलब इन शॉर्ट में ऊपर वाले को कहेंगे साइज, सॉरी ऊपर वाले को कहेंगे चार्ज ओवर साइज। तो हम देख पा रहे हैं चार्ज बढ़ रहा है और साइज कम हो रहा है, तो पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है। तो पोलराइजिंग पावर जब बढ़ रही है कैटायन की, तो उसके साथ जो एनायन होगा वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो इस बात को हम इस तरह से भी समझा सकते हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कैटायन का साइज छोटा होगा, कैटायन का पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगा, और उस पोलराइजिंग पावर को सेटिस्फाई करने के लिए जो एनायन चाहिए वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए, तभी उसके हाई पोलराइजेशन पावर की डिमांड को फुलफिल कर पाएगा। और वो कर पाते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ये दो। और फ्लोरीन और ऑक्सीजन में भी एक मतभेद है बच्चों, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में भी एक मतभेद है। क्या कि ऑक्सीजन वो काम बेहतर ढंग से करते हैं, हालांकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करते हैं कम नंबर्स। यस, डबल बॉन्ड बनाकर वो ज्यादा उसका चार्ज वो करता है कम नंबर। ये बात एक अहम बात है। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत एक अहम बात नजर आ रही है हम लोगों को। कैसे इसको डील करेंगे, देखिए ध्यान से, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पे बन सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि अगर मैं Mn की बात करता हूं तो Mn का हाईएस्ट Mn का फ्लोराइड है MnF4, हाईएस्ट फ्लोराइड है, Mn का हाईएस्ट फ्लोराइड है MnF4। और वहीं पर हाईएस्ट ऑक्साइड क्या है, इसका हाईएस्ट ऑक्साइड MnO4 माइनस। तो यहां पर ये +4 है, यहां पर ये +7 है। तो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाकर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेरिक हिंड्रेंस बनाता है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस में बनाता है, जिसकी वजह से MnF7 पॉसिबल ही नहीं होता। मतलब Mn+7 में फ्लोराइड कभी बनाता ही नहीं, +7 में ऑक्साइड बना देता है, +7 में फ्लोराइड नहीं बनाता भाई। तो ये एक अहम बात है। दूसरी एक अहम बात क्या है बच्चों, दूसरी अहम बात ये है कि अगर मैं ग्रुप 6 में जाता हूं तो ग्रुप 6 में क्रोमियम है, उसके नीचे मोलिब्डेनम है, उसके नीचे टंगस्टन है। टंगस्टन है, ये तीनों ही +6 करते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से एक बहुत बड़ा डिफरेंस शो करता है। यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे कि पी ब्लॉक में क्या होता है, नीचे जाते हुए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, नीचे जाते हुए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि उसमें NS और NP के इलेक्ट्रॉन में NS का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता, तो सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन बचते हैं, NP के। मैं दोबारा बताता हूं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे पी ब्लॉक में क्या होता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप NS के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ P के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इसे इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से NS के इलेक्ट्रॉन की अनअवेलेबिलिटी रहती है और वो ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं करते, और नीचे वाले एलिमेंट सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन के दम पर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट यहां पर क्या होता है, यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट का उल्टा होता है। यहां पे NS के इलेक्ट्रॉन पहले पार्टिसिपेट करते हैं, फिर N-1D आती है। पहले NS मतलब N-1D की तो बारी बाद में आ रही है, पहले ही NS1 चला गया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, डी कह रहा भैया मेरी स्टडी हो रही है, डी ब्लॉक की स्टडी हो रही है, तुम क्यों खामखा बन रहे हो। कह रहा भैया मैं तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन हूं, मैं पहले जाऊंगा। तो यहाँ पर उल्टा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर नीचे जाते हुए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इसकी वजह से नीचे जाते हुए इंक्रीज करती है। और इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल ग्रुप 6 में देखा जाता है, जहां पर क्रोमियम +6 में अगर छोड़ दोगे तो वो +3 बनना चाहेगा। जैसे K2Cr2O7 को छोड़ दोगे ना तो वो Cr+3 बना देगा, फटाफट से +6 से +3 बना देगा। मतलब अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कम करने में क्रोमियम माहिर है।
अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कम करने का मतलब है अपना रिडक्शन करना, और अपना रिडक्शन करना मतलब कैसा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका मतलब ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मैं बात करता हूं मोलिब्डेनम की और टंगस्टन की, तो ये अपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में MoO3 या WO3 ये +6 में ही रहना चाहते हैं, ये चेंज ही नहीं होते +3 में, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं करते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद मैं नौवीं प्रॉपर्टी पे आता हूं। अब नौवीं प्रॉपर्टी है मेरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूं तो पहली बात, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज नॉट स्मूथ, इज नॉट स्मूथ, वो स्मूथ नहीं है। स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक वो डिक्रीज करती है, सॉरी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक साइज डिक्रीज करता है। अल्टीमेटली आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में से, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, मैग्नीज से लेकर कॉपर तक साइज सेम रहा, साइज सेम, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ऑलमोस्ट सेम रही। जबकि कॉपर से जिंक में यहां पे एक ट्विस्ट है, साइज बढ़ता है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटना चाहिए था पर वो भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉपर और जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होता है क्योंकि वो फुली फिल्ड होते हैं। हालांकि अगर मैं, वो भी डिपेंड करता है, अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इजी होती है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इजी होती है। बट अगर मैं थर्ड आयनाइजेशन की एंथैल्पी की बात करता हूं तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में याद रखना सबसे ज्यादा मुश्किल किस में होती है, Mn में, Zn में, इनमें बड़ी मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि ये लूज करते हैं अपनी सिमेट्रिसिटी, ये लूज करते हैं अपनी सिमेट्रिसिटी थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो इसका मतलब आयनाइजेशन का अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, वो दो फैक्टर है। एक, सबसे बड़ा साइज, पर साइज यहां पर ज्यादा काम नहीं करता। हर जगह साइज आयनाइजेशन एंथैल्पी का इकलौता फैक्टर माना जाता है, पर जब हम डी ब्लॉक पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं साइज एक फैक्टर है पर ये इतना अच्छा काम नहीं करता। यहां पर क्यों नहीं अच्छा काम करता? क्योंकि मैंने पहली स्लाइड में बता दिया कि साइज इनमें बहुत ज्यादा गैप नहीं होते, कई ट्रांजिशन एलिमेंट के साइज बहुत ज्यादा सेम होते हैं। तो हम सिर्फ साइज के बेसिस पर आयनाइजेशन एंथैल्पी को कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। तो दूसरा फैक्टर जो बनता है वो इंपॉर्टेंट है, वो है स्टेबिलिटी, कॉन्फिगरेशन। यस, कॉन्फिगरेशन जिस पर हम लोग डील करते हैं। तो हम देखते हैं किसकी कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा लेस स्टेबल है, तो इसके बेसिस पर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को डील करते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन आएगा तो इस हिसाब से, जैसे स्कैंडियम का थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड का लेस है, इनका बहुत मोर है इनके मुकाबले। क्यों? Fe का लेस है। क्यों? क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन से ये बन रहा है नोबल गैस, ये आर्गन बन रहा है भाई, तो इसलिए स्टेबल है। ये 3d5 बन रहा है तो इसलिए स्टेबल है, क्योंकि इसमें दोबारा एक्सचेंज एनर्जी सबसे ज्यादा हो रही है। तो एक्सचेंज एनर्जी फैक्टर आ गया, कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर आ गया। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज़ साइज इज नॉट अलोन रिस्पांसिबल। व्हाई? बिकॉज़ साइज का इंपैक्ट यहां पर ज्यादा नहीं है, और वो इंपैक्ट इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि साइज डज नॉट वेरी मच, इतना वेरी करता ही नहीं यहां पर। तो यहां पर जो वेरी करता है वो है स्टेबिलिटी, वो है कॉन्फ़िगरेशन, वो है एक्सचेंज एनर्जी इलेक्ट्रॉन के निकलने पर। तो उसके तर्क पर आप उसके आंसर को देंगे, उसके तर्क पे आप उसके आंसर को देंगे। तो ये बहुत जरूरी है आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझने के लिए कि आप कोई भी आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन हवा में मत छोड़िए, आप उसको कॉन्फ़िगरेशन को समझिए। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और फिर चेक करिए कि कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इतने इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या ये स्टेबल बन रहा है, क्या ये फुल फिल्ड बन रहा है, हाफ फिल्ड बन रहा है, या T2G हाफ फिल्ड बन रहा है। बस तीन तो चीजें देखनी है आपको। क्या वो D5 बन रहा है, क्या वो D10 बन रहा है, क्या वो D3 बन रहा है। इन तीनों केस में वो स्टेबल। यहां पर मैं एक और चीज बता देता हूं, एक और चीज, एक एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे Cr3+, Cr2+ और Mn3+, इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो अगर मैं
क्रोमियम की बात करता हूं तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1 और 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और वो बन गया 3d4। अगर मैं Mn की बात करता हूं तो Mn है 3d5 4s2, तो यहां पर वो क्या बन गया 3d4, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, तो दोनों ही वो 3d4 है, दोनों ही 3d4 है, बट दोनों में एक अलग अलग टेंडेंसी है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का इसलिए डील कर रहा हूं। दोनों में क्या टेंडेंसी है कि क्रोमियम चाहता है एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दे। देखो हर मेटल क्या चाहता है, मैं आपको बताऊं ना, अगर मेटल क्या चाहता है तो आप कहेंगे सर मेटल चाहता है इलेक्ट्रॉन देना, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे, बट मैं कहूंगा वो इलेक्ट्रॉन निकालना मैग्नीज के लिए ज्यादा टफ है। क्यों? याद रखिए एक एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद साइज हमेशा छोटा होता रहता है, इलेक्ट्रॉन निकलते निकलते साइज हमेशा छोटा होता रहता है, तो जितना ज्यादा आपका चार्ज होगा, मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा है 2+ और 3+ में Mn का साइज ज्यादा छोटा है क्योंकि उसका कैटायनिक चार्ज ज्यादा है। तो अगर चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा है और छोटे में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन लॉस की बात करता हूं तो Mn3 में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है मेरे भाई, क्योंकि उसका कैटायनिक चार्ज ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन देकर 3d3 बन जाएगा, और मैं आपको बताऊं 3d3 इज T2g3 हाफ फिल्ड स्टेबल, हाफ फिल्ड स्टेबल। तो इसके लिए क्या प्रोसेस होगा, Cr2+ के लिए Cr2+ चाहेगा, मैं फटाफट से Cr3+ बन जाऊं और इलेक्ट्रॉन दे। इसके लिए अपना करेगा ऑक्सीडेशन, और कैसे एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बट वहीं पर Mn के लिए कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि इसका कैटायनिक चार्ज ज्यादा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। तो इसका हम आंसर कैसे देंगे, ये प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन गेन कर कर 3d5 रिटेन करने की, जिसकी मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी है। तो यहाँ पर Mn की अलग टेंडेंसी है, Mn3+ इलेक्ट्रॉन गेन कर कर Mn2+ बनता है, और यहाँ पर इसका रिडक्शन होता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देखिए दोनों ही 3d4 है, पर उसमें एक जना ऑक्सीडाइजिंग और एक जना रिड्यूसिंग, दोनों कैसे अलग अलग है आप लोगों को मैंने समझा दिया है। इस बेसिस पर इस तक पे अपना आंसर देंगे। इसी के साथ मैं चलता हूं, हम बहुत आखिरी के पड़ाव पर आ गए हैं इस चैप्टर के, और हम लोग समझते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। I saved it for the last, deliberately I saved it for the last, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है भाई पेपर में क्वेश्चन इसका एक आएगा। आई एम ह्यूज इंटेंशन, ह्यूज वो इंटेंशन कह रहा हूँ, अंदर से वो आ रही है इंट्यूशन, सॉरी यस इंट्यूशन, यस कि क्वेश्चन इसी का आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल का क्वेश्चन फंसे। ठीक है, तो आप रिडक्शन पोटेंशियल इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड टॉपिक। ठीक है, ये एक ऑल्सो मिसअंडरस्टूड टॉपिक है, तो इसके ऊपर हम 5 मिनट देखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से अब 10-15 मिनट और क्लास को मैं बढ़ाऊंगा, और क्योंकि इसके बाद एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में कुछ है नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा ये अंत का समय थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लें, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट के अंदर रैप अप कर देंगे। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की कहानी तो जरा ध्यान से सुनते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल में सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल जब आप करते हैं कहते हैं, तो इसका मतलब तीन चीजों का, 3 प्रोसेस का सम है। कौन से 3 प्रोसेस है? स्टेप 1, किसी भी मेटल, सॉलिड मेटल को गैस में बदलना, इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। स्टेप 2, किसी गैसियस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना, इसको हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। और स्टेप 3 जो सबसे ज्यादा अहम है, वो है M+ गैस को पानी में डाल देना, वाटर में डाल देना, और M+ एक्वस बना देना। इसमें एनर्जी होती है हाइड्रेशन, और ये एनर्जी होती है, निकलती है नेगेटिव। पहली वाली एनर्जी देनी पड़ी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, पॉजिटिव। दूसरी वाली एनर्जी हमें देनी पड़ी आयनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी दी तभी इलेक्ट्रॉन निकले, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरी वाली में M+ का हाइड्रेशन हुआ और यहां से एनर्जी रिलीज हुई। तो अगर मैं तीनों का सम करके कहता हूं तो वहां से बनती है बात, और वहां से ये M गैस से M गैस कट गया, M+ गैस से M+ गैस कट गया, और तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं, हाँ पर एक्वस लिख दिया ना, ये रहा हमने एक्वस लिख दिया।
तो M सॉलिड को जब H2O में डाला जाता है तो M प्लस एक्वस बनता है और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इन तीनों के सम को हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, जो होगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो अगर आप देख पा रहे हैं एक चीज बेटा, ध्यान से समझिए मेरी बात, ये एक एंडो प्रोसेस है, ये एक एंडो प्रोसेस है, और ये एक एक्सो प्रोसेस। ठीक है भाई, एंडो का मतलब 12th क्लास को बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होगी तो वो प्रोसेस होगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो प्रोसेस होगा। तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका मतलब एंडो प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस, और एक्सो मतलब जिसमें हीट रिलीज होगी, ये अपने आप होते हैं स्पॉन्टेनियस। तो आप इन दोनों बातों को जोड़कर इस बात को देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल। अब आता है असली निष्कर्ष का समय। अगर मैं इसको देखता हूं तो मुझे पता लगता है सर इन दोनों को मिला दो, एंडो कर दो, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक प्लस आएगा और ये होगा एक माइनस। तो सर अल्टीमेटली अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव हुई इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों के मिलाकर पॉजिटिव से ये नेगेटिव ज्यादा हुआ, तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा नेगेटिव, रिडक्शन पोटेंशियल होगा नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ओवरऑल प्रोसेस होगा, ओवरऑल प्रोसेस आरपी अगर नेगेटिव होगा तो ओवरऑल प्रोसेस होगा एक्सो मतलब स्पॉन्टेनियस। और अगर ये तीनों पॉजिटिव हुए, मतलब अगर मतलब इसका पॉजिटिव ज्यादा है, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, तो उस केस में पूरा प्रोसेस एंडो होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब वो स्टेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब आरपी का पॉजिटिव आना मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब वो चीज स्टेबल नहीं है, वो चीज हो रही है जो अनस्टेबल है। और इसका मतलब अनस्टेबल ये कब होगी, कब होगी जल्दी बता दो, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, लेस होगी। वाह भाई, बिल्कुल सही जवाब। और अगर ये नेगेटिव होगी तो वो स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर स्पॉन्टेनियस होगी तो वो स्टेबल होगा। ये कब होगा, जब मोर हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को थोड़ी बहुत, ठीक है। अब इसको एक दूसरे ढंग से समझाना है मुझे, हाइड्रेशन एंथैल्पी को एक दूसरे ढंग से भी समझाना है। तुम कहोगे क्या बात कर रहे हो, हाँ, एक दूसरे ढंग से भी मुझे इस हाइड्रेशन एंथैल्पी को समझाना है। क्या है वो, कौन सा ढंग है, वो ढंग है कि हम लोग जानते हैं मेटल्स, मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब Mn प्लस इलेक्ट्रॉन देते हैं और लूज कर देते हैं, तो वहां पर वो M से चेंज हो रहे हैं Mn प्लस पर। इसका मतलब यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जितना वर्क डन हो रहा होगा इस ऑक्सीडेशन के दौरान उसे कहेंगे हम ओपी, और इसे कहेंगे ई नॉट ओपी। ई नॉट ओपी मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये मैं उसको दूसरे ढंग से समझा रहा हूं बच्चों, ध्यान से। फिर इन दोनों को जोड़कर निष्कर्ष निकलेगा, बच्चों को क्लैरिटी तभी आएगी जब ये दोनों जोड़ देगा, जब ये दोनों बातों को जोड़ देगा। दूसरा क्या है, अगर Mn प्लस को डाल रहा हूं और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर कर M बन रहा है, मतलब यहां पर कन्वर्जन क्या हो रहा है, Mn प्लस से Mn, तो यहां पर Rp हो रहा है और यहां पर E नॉट Mn प्लस से M हो रहा है। तो इसका मतलब जब भी E नॉट आ जाए ना बच्चों, आप इसको कैसे देखेंगे, 0 से लेकर N प्लस बढ़ रहा है, 0 से N प्लस इंक्रीज मतलब OP है, N प्लस से लेकर 0 घट रहा है तो डिक्रीज, ये आरपी है। तो आपको ऐसे पता लग जाएगा कौन आरपी है कौन ओपी है। अब आईयूपीएससी ने क्या कह दिया कि भैया आरपी को मान लो तुम लोग स्टैंडर्ड, इसको मान लो स्टैंडर्ड, तो ये बन गया एसआरपी भाई साहब ले। अब इसके एसआरपी के लिए हम क्या कर देते हैं, जो भी वैल्यू होती है उसको रिवर्स कर देते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं Mn प्लस M, और रिवर्स करके उसके आगे क्या लगा देते हैं, एक नेगेटिव निशान लगा देते हैं। तो यहां से आपने क्या निष्कर्ष निकाला बताइए, मैं आपको बताता हूं। यहां से आपने निकाला एसआरपी जिनका होगा नेगेटिव, जिनका एसआरपी होगा नेगेटिव, आपने ये निष्कर्ष निकाला मोटा मोटा कि जिनका एसआरपी नेगेटिव होगा, दरअसल
वो आरपी है ही नहीं, थे ही नहीं, नेगेटिव मतलब वो थे ही नहीं, वो तो उल्टे करे तो नेगेटिव आए, क्योंकि पेपर में ओपी गिवन नहीं होगा, सीबीएसई वालों में नहीं होगा। हाँ, कंपटीशन में आपके साथ खेल सकता है, कुछ ओपी दे दिया, एसआरपी दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, पर सीबीएसई में आप लोगों को सिर्फ एसआरपी प्रोविजन होगा। तो जब भी एसआरपी नेगेटिव में है तो इतनी बात आंख बंद करके समझ लीजिए कि सर दरअसल वो आरपी था ही नहीं, वो ओपी था, तभी तो नेगेटिव आया। तो इसका मतलब सर दरअसल वो ओपी था। सर ओपी था तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था। देखो ओपी के दौरान इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओपी का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करना चाहता है, मतलब ऑक्सीडेशन करना चाहता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और वहीं पर अगर मान लो ग्रेटर नेगेटिव आ जाता है किसी का, ग्रेटर नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव एसआरपी, मतलब एक कह रहा है भाई साहब ई नॉट कह रहा है एक की -2 वोल्ट है और एक की कह रहा है -3 वोल्ट है। भाई साहब 3 वोल्ट वाला ज्यादा नेगेटिव है, तो उसका अगर नेगेटिव हटा दोगे तो पता लगेगा उसका ओपी ज्यादा था, मतलब ग्रेटर टेंडेंसी थी उसकी ऑक्सीडेशन की, ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब मोर रिएक्टिव मेटल। काफी सारे निष्कर्ष निकलते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल है वो, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसका मतलब ये पता लगता है ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। समझ रहे हैं मेरी बात? ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है ना जो, इसका मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, मोर ऑक्सीडेशन, बेटर। किसकी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही, वो तो है ही, मैं तो ये जनरल बता रहा हूँ, जनरल, स्पेसिफिक पे भी आऊंगा अभी। बिल्कुल। तो इसका मतलब वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ग्रेटर नेगेटिव का मतलब है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब उसका, अगर मैं उसको एसिड में डाल देता हूँ ना, एसिड में डाल देता हूं तो वो एसिड से हाइड्रोजन गैस निकालने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। याद रखना, ये एक नई चीज मैंने ऐड ऑन कर दी। इसका मतलब वो एम से एमएन प्लस जल्दी बनेगा। एम से एमएन प्लस कब बनेगा? जब उसको किसी एसिड में डाल दूंगा और एसिड को वो ऑक्सीडाइज कर देगा, सॉरी, एसिड को रिड्यूस कर देगा, तो H2 गैस जल्दी निकल रहा है। अगर तो ऐसा क्वेश्चन भी मैंने अभी भी देखा है एक सैंपल पेपर में कि हाँ भाई एक जना H2 गैस को जल्दी लिबरेट कर रहा है और दूसरा मेटल H2 गैस को लेट लिबरेट कर रहा है। तो भैया जो मेटल H2 गैस को जल्दी लिबरेट कर रहा है, 2018 का क्वेश्चन सीबीएसई पेपर का, जल्दी लिबरेट कर रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा 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 रिएक्टिव मेटल है, उसका एसआरपी ज्यादा ज्यादा नेगेटिव होगा। याद कर लो इस बात को। या फिर तुम ये भी समझ सकते हो, अगर मेरे पास दो मेटल, दो एलिमेंट दे दिए गए, दोनों का एसआरपी दे दिया गया और ये पूछ रहा है कि इनमें से दोनों में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है एसिड में, तो आप देखोगे भैया जिसका नेगेटिव ज्यादा है एसआरपी, मतलब वो ज्यादा हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने की टेंडेंसी रखता है। और अगर मैं 3D सीरीज की बात बता दूं ना, सारे 3D सीरीज के एलिमेंट को जब एसिड में डाला जाता है सब हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, सिवाय एक के, एक को छोड़कर जिसका नाम है कॉपर। यस, कॉपर। क्यों? क्योंकि सिवाय कॉपर, एक्सेप्ट कॉपर, ऑल द एलिमेंट्स हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। दीज एलिमेंट्स व्हाट? they liberate hydrogen gas from dilute acids because they have negative reduction potential। जिसका नेगेटिव एसआरपी ज्यादा, उसकी टेंडेंसी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने की ज्यादा। ये लिख भी देता हूं, ग्रेटर नेगेटिव एसआरपी, ग्रेटर टेंडेंसी to liberate H2 gas from dilute acid। अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव हो रही है, जैसे मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल देता हूं ई नॉट Mn 2 प्लस Mn
E नॉट Zn2 प्लस Zn, ये वाले दोनों, ये बहुत नेगेटिव होंगे। अब तुम मुझसे पूछोगे सर ये बहुत नेगेटिव क्यों होंगे? जैसे सपोज करता हूं मैं Mn की बताता हूं, तो ये दोनों सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू दिखाते हैं। एक्सक्यूज मी, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू दिखाते हैं। सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू का ध्यान से आप देखो, कितनी चीजें समझने वाली होंगी, देखो ध्यान से समझो, इसलिए मैंने इसको लास्ट में उठाया। पहली बात, सर ये तो 2 प्लस से 0 हो रहा है। 2 प्लस से 0 का मतलब क्या है सर? सर ये तो कर रहा है रिडक्शन। यस, रिडक्शन कर रहा है सर, रिडक्शन कर रहा है। प्लस से डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन। तो इसका मतलब ये चेक करने का तरीका है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो आरपी है, आरपी है तो एसआरपी दे रखा होगा। पर मैंने कह ही दिया सीबीएसई में एसआरपी ही देगा, तो चेक करने की ज्यादा दिक्कत नहीं है, तब भी चेक करते हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है, Mn2 प्लस से 2 Mn बन रहा है। दरअसल हो क्या रहा है, Mn से Mn2 प्लस बन रहा है, क्योंकि हो तो उल्टा रहा है ना, तभी तो नेगेटिव निशान है। जैसे सपोज करो, इसके लिए स्पेसिफिकली मैं बात करता हूँ, इसके लिए वैल्यू मेरे ख्याल से -1.18 के आसपास होती है, मुझे ध्यान 18 के आसपास होती है इसकी वैल्यू, इतनी होती है। तो दरअसल इसकी वैल्यू +1.18 है, तभी तो उल्टा करा है मैंने। तो इसलिए मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सीधा देख ही नहीं रहा, मैं इसको उल्टा देख रहा हूं। उल्टा मतलब मैं यहां से यहां देख रहा हूं, उल्टा करके देख रहा हूं, मैं उल्टा करके देख रहा हूं। हो ये रहा है, Mn से Mn2 प्लस बन रहा है, तो Mn में है 3d5 4s2, ये बन रहा है 3d5 4s0। इसका मतलब ये बन रहा है हाफ फील्ड स्टेबल। मतलब हाफ फील्ड स्टेबल मतलब मैक्सिमम एक्सचेंजेस, मैक्सिमम एक्सचेंजेस मींस हाईली एक्सचेंज एनर्जी रिलीज्ड, मींस स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। वहीं पर यहां पर भी यही हो रहा है बेटा, हम इसको उल्टा देखेंगे। मतलब यह मतलब है कि ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट जो करीब है, इसके करीब जो ई के पास बना हुआ है, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है ये कॉन्फ़िगरेशन। वहीं अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, चलो आ जाते हैं, कंपेयर करते हैं किसी और के साथ, एरे के साथ कंपेयर करता हूं। चलो इसके पास वाले के साथ करता हूं, Fe के साथ, Fe2 प्लस के साथ करता हूं कंपेयर। मेरे ख्याल से 0.4 के आसपास होती है, -0.4 वोल्ट के आसपास होती है, 44 वोल्ट होती है शायद, 44 वोल्ट है। अब आप देखें इसकी और इसकी कंपैरिजन हो रहा है, इसका और इसका स्ट्रेट कंपैरिजन, इसका और इसका। हमें कह रहा है, ये तो वैल्यू दे दी और कह रहा है कि क्या निष्कर्ष निकालते हो उस पर तुमने। तो मैंने तो भाई बहुत क्लियरली कह दिया क्या निष्कर्ष निकालते हो, हमने तो पढ़ा है उल्टा देखना होता है, उल्टा देखना होता है। तो ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है। तो फिर हम देखते हैं, अरे भाई Mn2 प्लस की ऑक्सीडेशन Mn2 प्लस ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल मतलब ये जल्दी बन रहा होगा, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब नेगेटिव ज्यादा। और यहां पर उल्टा देखेंगे तो Fe2 प्लस, Fe2 प्लस मतलब लेस स्टेबल, लेस स्टेबल तो लेस नेगेटिव वैल्यू। यहां पर मोर स्टेबल तो मोर नेगेटिव वैल्यू। सिंपल सीधी सी बात है, सिंपल सीधी सी बात है। दो को ऐसे कंपेयर कर सकता हूँ, 3-4 रिडक्शन पोटेंशियल दे देंगे तो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं E0Cu2 प्लस /Cu दे देता हूं, तो हम क्या देखते हैं, इसकी +0.34 वोल्ट प्लस। इसका मतलब हम इस वाले ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, इस वाले ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ये वाले की। तो ये वाले की चेक कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि ये 3d9 होगा। पर मैंने आपको क्या कहा है, सिर्फ 3d9 लिखना मत, सिर्फ 3d9 लिखना मत। मैंने आपको एक चीज रटवा रखी है, +3, ये सिर्फ मत लिखना। अच्छा, प्लस का मतलब, एक मिनट जरा गौर कर लीजिए, पीछे हमने इतनी बहस करी है इस बारे पे कि भाई प्लस तब होगा जब किसी का हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा, कॉम्पनसेट नहीं हो रहा होगा, पॉजिटिव वैल्यू तभी आ रही है। तो इसीलिए इसका लिखेंगे, क्योंकि इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ज्यादा है, जो उसके हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉम्पनसेट नहीं कर पाती। आप ये भी लिख सकते हैं, इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये दोनों ज्यादा है
हाइड्रेशन से। ये भी लिख सकते हैं, कितना बेहतरीन आंसर होगा अगर कोई बच्चा ये लिख रहा है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसके नेगेटिव मैग्नीट्यूड से इसकी वजह से वो प्लस हो रहा है, वो कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर बच्चे। हाँ क्या कह रहे हैं बेटा, एक और बार बताइए। हाँ इसीलिए, मतलब आप कह रहे हैं सिर्फ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिखना सही नहीं है, ये कह रहे हैं ना आप? फिर क्या कह रहे हैं आप? हाँ ये इसलिए मैंने बॉक्स बनाया ना, है ना? ये दोनों चीजें लिखेंगे, बिल्कुल ये दोनों चीजें लिखेंगे कि इन दोनों का सम हाइड्रेशन एंथैल्पी को कॉम्पनसेट नहीं कर पाता। दिस इज ब्यूटीफुल आंसर, यू कैन गिव इट, ठीक है। अब इसी में ऐसे चीजें भी आती हैं जैसे स्कैंडियम 3+ से स्कैंडियम 2+ सपोज करो, या फिर ये Fe3+ से Fe2+, या फिर E0Mn3+ से Mn2+। बताओ इनको अरेंज करना है या इनकी वैल्यू दे दी, इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? मैं बार बार एक ही चीज दोहरा रहा हूं, हमें इसके पास वाले को देखना है, इसके पास वाले को, ये चीज देखनी है, इसकी स्टेबिलिटी देखनी है। तो मैं अगर ये देखता हूं तो ये 3D0 है, ये देखता हूं ये 3D5 है, ये देखता हूं ये 3D4 है, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब या तो ये होगा लेस नेगेटिव या तो होगा पॉजिटिव, और ये दोनों है स्टेबल। स्टेबल है तो इसका मतलब ये होंगे पक्का लार्ज नेगेटिव। तो इस तरह से इन वैल्यूज को जज की जाती है, अलग अलग पे डिपेंड करता है। ये E0 के पास वाले इस पर, इसकी स्टेबिलिटी पे निर्भर करता है कि कहां से आ रहा है, ये कहां से वो अचीव कर रहा है। यहां पर ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है, एक्सचेंजेस कम हो रहे हैं, वो ये चीज पसंद नहीं करेगा, इसका कॉम्पनसेशन नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से वो पॉजिटिव होगा या अनस्टेबल होगा। तो ऐसी चीजें आप लोगों को ध्यान करनी है कि कब ये नेगेटिव होगा, कब ये पॉजिटिव होगा, कब हाई होगा, कब लो होगा, तो सब आप उनके पास वाले से देखेंगे, इनके पास वाले उससे पता लगता है, ठीक है। इसके बाद इस पर एक और चर्चा मैं करना चाहूंगा, जैसे कॉपर है, कॉपर+1। कॉपर+1 पानी में थोड़ा सा कहानी अलग हो जाती है, ये पानी में ये बनना चाहता है, हालांकि ये 3D10 है, पर पानी में ये 3D9 बनना चाहेगा। इसका कारण क्या है, जब तुम Cu+ को पानी में छोड़ दोगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और रिड्यूस भी हो जाएगा, तो वो दिखाएगा डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन दिखाएगा पानी के अंदर, भैया इस बात को समझ लो आप, डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन। कॉपर प्लस डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन क्यों दिखाता है पानी के अंदर? क्योंकि वो, हम पानी के अंदर जब बात करते हैं इन वाटर, तो याद रखिए एक ही चीज डिपेंड करती है, वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग। जैसे याद करिए हमने कल वाले लेक्चर में जब वन शॉट दिया अमाइंस का, तो आप लोगों को मैंने बताया कि अमाइंस की सॉल्युबिलिटी, अमाइंस की बेसिसिटी डिपेंड करती है इस पर, उनकी बेसिसिटी डिपेंड करती है पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सॉल्वेशन इज ऑलवेज अ फैक्टर, सॉल्वेशन हमेशा एक फैक्टर होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी हमेशा एक फैक्टर होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी जब मैं पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करता हूँ तो हाइड्रेशन एंथैल्पी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ पर नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग पे डिपेंड नहीं करती, जैसे ऑर्गेनिक पे किस पे डिपेंड कर रही थी, नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग पर। यहाँ पर वो नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग पे डिपेंड नहीं करती, तो किस पर डिपेंड करती है, यहाँ पर वो डिपेंड करती है कैटायनिक चार्ज पर, कैटायनिक चार्ज पर। तो ग्रेट, क्या एक और बात बताइए, एक और बात बताइए। Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कह रहे हैं आप? नहीं, वही तो इसलिए तो बन रहा है क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है कैटायनिक चार्ज की वजह से। कैटायनिक चार्ज जितना ज्यादा होगा, जैसे Cu+ और Cu2+ में ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी है, इसकी है, इसीलिए वो पानी में बन रहा है।
तो हम लोगों ने क्या बताया, पानी के अंदर अगर आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो वो हाइड्रेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करेगी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पर नंबर ऑफ H बॉन्ड्स पे नहीं, वो यहाँ पर कैटायनिक चार्ज पे डिपेंड करती है। ग्रेटर द कैटायनिक चार्ज ग्रेटर विल बी इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी, उतनी ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। और यही कारण है इसका पानी में Cu2+ बन जाना। इसके साथ एक और चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा जो मैं बाद में भूल जाऊंगा, अगर आपको कोई कहे D3 और D5 में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ कई सारे बच्चे हैं जो कहेंगे D5 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा है। आपने ही आज के क्लास के शुरू में कहा, मैं अभी भी डिनाई नहीं करता, यस D5 ज्यादा स्टेबल होगा। बट जब बात एक्वस मीडियम में आए, ये बहुत ध्यान रखना है, एक्वस मीडियम में आए तो एक्वस मीडियम में क्या होगा, वाटर एक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और इन खाली जगहों पर वाटर बैठ जाएगा। इन खाली जगहों पे जब वाटर बैठ जाएगा तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वाटर बैठने की जगह नहीं होगी, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब इन वाटर इस बात को ध्यान रखना है, D3 इज मोर स्टेबल, D3 ज्यादा स्टेबल है देन D5। ये बहुत एक बड़ी बात है। D3 is more stable as water, as क्यों, क्योंकि ये बनाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और ये बनाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस अनस्टेबल होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स विद वाटर, विद H2O, विद H2O। तो याद रखना D3 मतलब T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अपने आप में बहुत अच्छी है। और अगर वो D5 के साथ भिड़ती है तो भैया पानी के अंदर D3 ही जीत जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वाटर के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। D5 वाटर के साथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। इसके बाद हम सीधे रुख करते हैं हमारे लेंथेनाइड्स पर। लेंथेनाइड्स पर हम सीधे रुक करते हैं। मैंने आप लोगों को जो आज वो भेजा है, एक क्या कहते हैं, मॉड्यूल भेजा है, रिवीजन मॉड्यूल भेजी है। उस रिवीजन मॉड्यूल में लेंथेनाइड बहुत ही मैंने ब्रीफ करके भेजा है, उसको जरूर आप पढ़िएगा, बहुत मजा आ जाएगा आपको। बहुत छोटे में भेजा, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी आपको, कम मेहनत में आप लोगों को बात बन जाएगी। तो लेंथेनॉइड्स भेजा है, लेंथेनॉइड की कुछ बातें जो मैं आप लोगों से बताऊंगा, शेयर करूंगा। 10 बातें हैं, अगले 5 या 10 मिनट में हम लोग क्लास को ओवर कर देंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। लेंथेनॉइड की वो 10 बातें क्या है। सबसे पहली बात है, लेंथेनॉइड किन्हें कहा जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट को लेंथेनॉइड कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज आते हैं, एक 3D और एक 4D। तो ये सॉरी, एक 4F और एक 5F, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, एक 4F और एक 5F। तो हम उसके स्पेसिफिकली 4F को लेंथेनॉइड्स कहते हैं। 4F को लेंथेनॉइड कहते हैं जिनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS, N-1D और N-2F। तो यहाँ पर अनोखी बात क्या होती है, ये है वैलेंस शेल, ये है पेनल्टीमेट शेल और ये एंटी पेनल्टीमेट शेल। और इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट शेल में एंटर करता है 1 से लेकर 14 तक। एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहां पर भी एक प्रॉब्लम है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम किसकी, डी की। क्यों, क्योंकि डी में क्या होता है जनाब, डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं 0 से लेकर 1, मतलब वैसे तो 0 रहते हैं पर कहीं कहीं 1 भी होते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है बहुत ज्यादा। तो मैं आपको बता दूं D1 किस किस में होते हैं, D1 किस किस में होते हैं। D1 होते हैं सीरियम में होता है D1, D1 होता है गैडोलियम में, और D1 होता है ल्यूटेटियम। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि एफ ब्लॉक में D1 किस किस में होता है, तो सीरियम, गैडोलियम और ल्यूटेटियम में क्यों होता है, ये भी सुन लो अभी। इसमें D1 क्यों होता है, इसमें D1 होता है क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन ये तो D में जाता है, इसमें कोई सेंस नहीं है क्योंकि पहला ही एलिमेंट है, इसको तो छोड़ ही दो। इसमें D1 क्यों होता है, क्योंकि इसके D1 होने से 4F7 बनता है,
इसके D1 होने से 4f7 बनता है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मैक्सिमम एक्सचेंजेस। और ल्यूटेटियम में D1 होने से क्या होता है बच्चों, ल्यूटेटियम में D1 होने से ये 4f14 बनता है, फुल फील्ड स्टेबिलिटी। तो ये इसके कारण है एक्सेप्शन, पहली बात। दूसरा, इसमें सारे एलिमेंट नॉर्मल होते हैं, सिर्फ एक होता है रेडियो एक्टिव, ये पूछ सकता है। और इसमें एक एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है, वो कौन होता है, प्रेसोडाइनियम। याद रखिए, प्रेसोडाइनियम होता है, प्रेसोडाइनियम जिसका सिंबल होता है Pr। ठीक है, दूसरा ही एलिमेंट होता है सीरियम के बाद, सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है, तो आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं, 59 होता है। ये होता है रेडियो एक्टिव। आपसे कोई पूछे, और आपसे कोई ये पूछे कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में क्या अंतर है, लैंथेनॉइड 4f का है, एक्टिनॉइड 5f का है, तो इसमें एक बड़ा अंतर ये है कि लैंथेनॉइड में सिर्फ एक एलिमेंट है, प्रेसोडाइनियम, जो रेडियो एक्टिव, और एक्टिनाइड में ज्यादातर सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, इसीलिए एक्टिनाइड की केमिस्ट्री काफी ज्यादा टफ हो जाती है। एक और बात बता दूं, एक्टिनाइड की केमिस्ट्री और ज्यादा टफ इसलिए हो जाती है, कौन 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 बेटा, गैडोलियम, हाँ, अगर नहीं 7 होगा तो क्या होगा तुम्हें पता है, यूरोपियम होता है इसके पहले, गैडोलियम से पहले यूरोपियम होता है, 63rd होता है यूरोपियम, याद करो। यूरोपियम क्या होता है, 4f7 4s2, तो 64 गैडोलियम का क्या होगा, 4f8 4s2। समझ में आई मेरी बात। अब ये तो नहीं होना चाहेगा ना वो, बोलो, ठीक है, तो इसीलिए वो ये नहीं होना चाहेगा। तो इसके कारण की वजह से डी में एक इलेक्ट्रॉन जाता है ताकि मैक्सिमम एक्सचेंजेस हो सके। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं क्या बोल रहा था, भूल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे यूं बढ़ते हैं कि इसका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको पीछे बता दिया, कॉन्सिक्वेंसेस भी बता दिए, एक काम बहुत सारा हल हो गया हमारा। दूसरी बात ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका ग्रुप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, क्योंकि ये +3 में रहते हैं, ऑब्वियसली ग्रुप नंबर्स का +3 है। बट इसका एक एलिमेंट जो +4 दिखाता है वो है सीरियम, सीरियम क्यों +4 दिखाता है, क्योंकि सीरियम 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद नोबल गैस बन जाता है। बट सीरियम भी अपना ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर कर C+3 बनाता है, जिसकी वजह से अपना करता है ये रिडक्शन और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम आता है। इसके अलावा अगर मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ये यूरोपियम दिखाते हैं अपना, और ये टर्बियम दिखाते हैं। ये यूरोपियम इसलिए दिखाता है, पीछे ही मैंने अभी चेक कर लो यूरोपियम बनाया है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन s के चले जाएंगे तो क्या बचेगा, सक्सेस। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हाफ फील्ड बन जाएगा, यस, तो इसका मतलब यूरोपियम बनता है हाफ फील्ड, हाफ फील्ड बनता है ये, हाफ फील्ड बनता है, और ये फुल फील्ड बनता है। अच्छा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर पीछे आपने लिखा है हाफ फील्ड है गैडोलियम और ल्यूटेटियम, यहां आप लिख रहे हैं हाफ फील्ड यूरोपियम और ये टर्बियम। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि ये गैडोलियम भी हाफ फील्ड है और यूरोपियम भी हाफ फील्ड, पर गैडोलियम की कॉन्फ़िगरेशन अलग है। गैडोलियम की कॉन्फ़िगरेशन है ये है 6s2 5d1 4f7, यूरोपियम की क्या है, सिर्फ वो 6s2 4f7, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद हाफ फील्ड बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से ल्यूटेटियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ल्यूटेटियम की कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 5d1 4f14। और मैं यटरबियम की कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं, यटरबियम हमारा आखिरी सेकंड लास्ट एलिमेंट है, 70th एलिमेंट है, और ये 71st है। तो यटरबियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यटरबियम की है 4f14 6s2, तो इसमें D नहीं है, इसमें D नहीं है और ये फुलफिल्ड स्टेबल है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यटरबियम और ल्यूटेटियम, उसमें D है और वो फुलफिल्ड है, इसमें D है और वो फुलफिल्ड है, इसमें D नहीं है और वो फुलफिल्ड है। गैडोलियम में D है और वो हाफ फील्ड है, यूरोपियम में D नहीं है और वो हाफ फील्ड है। तो ध्यान रखना यहाँ पर 2 हाफ फील्ड 2 फुल फील्ड वाले केस है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, 2 हाफ फील्ड और 2 फुल फील्ड, 2 हाफ फील्ड बिना डी के यूरोपियम और यटरबियम, 2 हाफ फील्ड और फुल फील्ड
विद डीके, गैडोलियम और गैडोलियम और ल्यूटेटियम। तो ये दोनों भी स्टेबल है +2 में, तो +2 में स्टेबल है, बट इसके बावजूद ही अपना ग्रुप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करते हैं एक इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद, और इसके साथ वो बनाते हैं अपना ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं। ये एक बात ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को इनका केमिकल बिहेवियर बताया है। इनका केमिकल बिहेवियर बड़ा ही सिंपल सा है इनका केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर का एक छोटा सा चार्ट बनाकर हम लोग इसको रैप अप करते हैं। क्या कि लैंथेनॉइड्स जो है, लैंथेनॉइड्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ अगर आप करें बात कि कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, मतलब रिएक्टिव मेटल है। जो भी डाइल्यूट एसिड के साथ H2 गैस इवॉल्व करे, मतलब वो रिएक्टिव मेटल है। पानी के साथ अगर मैं बात करता हूं, तो वाटर के साथ ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। क्या, कौन सा, MOH का होल थ्राइस, क्योंकि उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के साथ क्या कराते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं भाई, सिंपल सी बात है, MH3, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इनका कॉमन क्या है, +3। मैं बार बार बताता हूँ। हैलोजन के साथ क्या करते हैं, हैलोजन के साथ हैलाइड बनाते हैं, और क्या फार्मूला है, MX3, M मतलब कोई भी यहाँ पर लैंथेनॉइड। अगर कार्बन के साथ करता हूं, तो कार्बन के साथ कार्बाइड बनाते हैं, कार्बाइड बनाते हैं। ठीक है, और उनका जनरल फार्मूला वेरी करता है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। और आखिरी, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता हूं, तो ये ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड का भी जनरल फार्मूला फिक्स है, M2O3। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम बनाता है, और बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ भाई लैंथेनाइड के यूज क्या है, तो लैंथेनाइड का सबसे अच्छा यूज है, लैंथेनाइड यूजेस के बारे में मैंने आपको लिखवा रखा है। ये रहा बेटा, मैं आपको शेयर कर दूंगा, चिंता ना करें। मिश मेटल्स होते हैं, ये बहुत अच्छे एलॉय बनाते हैं, एलॉय बनाने के काम आते हैं। मिश मेटल्स के एलॉय बहुत अच्छे होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है, जो मैंने आप लोग को नोट्स आज भेजी है, ध्यान रखना, कि कई कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं। ये बहुत एक रेयर चीज है, जो कई बच्चे शायद ना पकड़ पाए। मैंने आप लोगों को एग्जांपल में लिखवाया, पेट्रोलियम की क्रैकिंग में ना सीरियम का यूज होता है, सीरियम का यूज होता है पेट्रोलियम की क्रैकिंग में, तो कैटलिस्ट के रूप में भी यूज होते हैं ये। और दूसरे ये फेरोमैग्नेट्स होते हैं, तो इनका यूज माइक्रोवेव डिवाइस में किया जाता है। अच्छा, न्यूडाइमियम होता है, मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट के रूप में भी यूज करते हैं। तो ये कुछ एक बातें हैं, तो जो आप लागे, सीरियम सॉल्ट्स यूज किए जाते हैं कॉटन को डाई करने में। तो ऐसे चीजें हो सकती हैं इंपॉर्टेंट, जैसे मैं लिख रहा हूँ सीरियम सॉल्ट्स इन डाई कॉटन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के सामने आ रही है ना। लैंथेनम ऑक्साइड को ग्लास पॉलिश के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट है। लैंथेनम ऑक्साइड्स का जो पीछे मैंने बताया M2O3, उसको ग्लास को पॉलिश करने में, पॉलिशिंग ग्लास, तो ऐसी चीजें बता सकता है वो, आइडेंटिफाई करो। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ हमने एक बहुत बड़ा चैप्टर निकाला, जो इस सीजन का, मतलब इस टर्म का सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन के बाद। तो हम लोगों ने, आप लोगों को अगर मैं बात बताऊं, हम लोग रह गए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, और एक सरफेस केमिस्ट्री। इन तीनों का एक वन शॉट करने के लिए हम रह गए हैं, हमारे पास 3 ही दिन है। तो मैं चाहूंगा किसी एक दिन मैं मैनेज कर लूं जल्दी से, और एक दिन तो मैं सिर्फ डाउट के लिए रखूं। तो जैसा भी होगा, आई विल डिस्कस इट इन द ग्रुप एज वेल। So that's it for today, everyone. God bless. Take